सृष्टि महापात्रा के घर पहुंची। गार्ड्स ने उसे देखते ही पहचान लिया और अंदर जाने दिया। सृष्टि हॉल में बैठी थी कि महापात्रा आ गई और सृष्टि को घूरते हुए बोली, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई जितनी तेरे भाई ने की है। सृष्टि बोली, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं अब आपके साथ नहीं हूँ। सृष्टि ने अपनी बात कही और वहां से जाने लगी। महापात्रा ने उसे पीछे से टोका, रुको सृष्टि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, एक बार इस गली में आने के बाद यू टर्न नहीं है। सृष्टि रुक गई और पलटते हुए बोली, जानती हूँ मैडम, पर अपने एक गलत फैसले की वजह से मैं हमेशा गलती नहीं कर सकती। अब मैंने अपना चुनाव कर लिया है। अपनी सीखी हुई विद्या का उपयोग मैं सही तरह से करूंगी। महापात्रा बोली, अगर तू अपने भाई को मार देती है तो मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी, फिर कर लेना अपनी विद्या का सही उपयोग। सृष्टि बोली, ना मैं अपने भाई को मारूंगी और ना ही मुझे आपसे आजादी की जरूरत है। मैंने अपनी मर्जी से इस जादू को सीखा था और इसका यूज कैसे करना है वो भी मेरी मर्जी पर ही डिपेंड करेगा। सृष्टि पलटी और बाहर जाने लगी। तभी महापात्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अपनी सुरक्षा के लिए सृष्टि ने अपने जादू से हाथ में भस्म पैदा की और मंत्र पढ़कर महापात्रा पर डालने लगी। ये देखकर महापात्रा जोर से हंसने लगी और बोली, मेरी ही सीख मुझ पर ही आजमा रही है। इन सब छोटे मोटे टोटकों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। वो सृष्टि को खींचते हुए तहखाने में ले गई और सृष्टि से बोली, चलो आज तुम्हें अपना मास्टर स्ट्रोक दिखाती हूँ, मेरा जीवन का सबसे बड़ा तंत्र। इसके लिए मुझे बहुत दिनों से एक बलि के बकरे की तलाश थी। मैंने तो सोचा था तू अश्विन को मेरा बलि का बकरा बनाएगी, पर वो नहीं तो तू ही सही। सृष्टि ने तंत्र पर कुछ काली डरावनी शक्तियां बैठी हुई देखी और वो बोली, आपने तो इस तंत्र पर शैतान बिठा रखे हैं। महापात्रा बोली, और तू इनका आज का भोजन है। सृष्टि ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो उसने अपने फोन से अश्विन को महापात्रा के घर की लोकेशन भेज दी और चैट पर डेंजर लिख भेजा और भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, भगवान जी, भाई मेरा मैसेज जल्दी से जल्दी देख लें। रात के वक्त स्पेशल एबिलिटी क्लास में अश्विन सूरज सर के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा ही करने वाला था कि सूरज सर बोले, अश्विन, अगर एक भी बार खिंची हुई लकीर के बाहर हुआ तो तुम्हें फिर से उसी जगह पर 100 बार वार करना पड़ेगा। वो बिना कमीज के तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसका पसीना टप टप बह रहा था और उसकी बॉडी गर्मी की वजह से लाल हो चुकी थी। उसकी सुदृढ़ बाजू तलवार से वार करते करते फूल गई थी कि तभी जमीन पर रखे उसके मोबाइल पर सृष्टि का मैसेज पॉपअप हुआ। अश्विन का निशाना चूक गया और सूरज सर बोले, फिर से करो। अश्विन ने उनसे 2 मिनट का समय मांगा और खुद से बोला, ये तो पद्मा महापात्रा के घर की लोकेशन है। अश्विन मैसेज पढ़ ही रहा था कि सृष्टि का दूसरा मैसेज आ गया जिस पर लिखा था, डेंजर। अश्विन के हाथ से लकड़ी की तलवार छूट गई। वो बिना शर्ट के ही कैंपस से तेजी से बाहर भागा और खुद से बोलने लगा, कल तो मना किया था कि उस औरत से नहीं मिलना है, तो उसके घर क्यों गई? सूरज सर पीछे से चिल्लाए, फिर से 100 वार करने पड़ेंगे। अश्विन उनकी बात नजरअंदाज करते हुए तेजी से दौड़ा। सृष्टि ने अश्विन को मैसेज तो भेज दिए थे, पर वो जानती थी कि उसे आने में आधा घंटा लग सकता है। वो महापात्रा को बातों में उलझाने लगी और बोली, मैडम, तुम मेरे भाई को नहीं जानती। अगर उसे पता चला कि आपने मेरे साथ ये सुलूक किया है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। महापात्रा जोर से हंसी और बोली, तुम्हारा भाई मुझे नहीं जानता। सृष्टि का मैसेज मिलते ही अश्विन फुर्ती में आ गया और बिना एक सेकंड खोए वो महापात्रा के घर के लिए निकल गया। अश्विन के कॉलेज से महापात्रा की लोकेशन काफी दूर थी। अश्विन ने अपना फोन नेविगेशन पर सेट कर लिया और तेजी से दौड़ने लगा और उसे अपने अगल बगल फुल स्पीड में चलते हुए ऑटो रिक्शा भी बहुत धीमे लग रहे थे। अश्विन की पिछले 3 महीनों की मेहनत उसके शरीर पर और उसकी रफ्तार पर दिखाई दे रही थी। आधे घंटे का रास्ता उसने 10 मिनट में तय कर लिया था। अश्विन घर के बाहर पहुंचा तो गार्ड खड़े हुए थे। अश्विन ने गार्ड से कहा, मुझे अंदर जाने दो, मेरी बहन अंदर है। गार्ड बोला, ए लड़के, ऐसे अंदर नहीं जा सकते, मैडम से पूछना पड़ेगा। अश्विन ने देखा गार्ड अंदर फोन मिला रहा था। उसने गार्ड को गले से पकड़ लिया और बोला, समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा मेरी बहन अंदर है। दूसरे गार्ड ने अश्विन को पीछे से पकड़ लिया और अश्विन ने जिस गार्ड को गले से पकड़ा था वो सांस ना ले पाने के कारण बेहोश हो गया था। अश्विन ने उसे छोड़ा और दूसरे गार्ड को पीछे से खींचकर आगे गिरा दिया और उसके पैर पर इतनी जोर की लात मारी कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई। रास्ता साफ देखकर अश्विन ने गेट पर लात मारी और दौड़ता हुआ अंदर चला गया। महापात्रा सृष्टि को बालों से खींचते हुए तंत्र की ओर ले जा रही थी और कह रही थी,
भाई को लोकेशन भेजकर समझती है कि वो तुझे बचा लेगा। उसे यहाँ आने में ही आधा घंटा लगेगा। तब तक मैं तेरी बलि चढ़ा चुकी होंगी। तेरी बलि देकर मेरा अब तक का सबसे बड़ा तंत्र सफल हो जाएगा। अश्विन घर के अंदर पहुंचा और अश्विन ने जैसे ही महापात्रा को सृष्टि के बाल खींचते हुए देखा, वो चिल्लाया, छोड़ मेरी बहन को। महापात्रा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अश्विन 10 मिनट के अंदर महापात्रा के घर पहुंच गया था। अश्विन तेजी से महापात्रा की ओर गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अश्विन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि महापात्रा के हाथ से सृष्टि के बाल छूट गए। अश्विन महापात्रा से बोला, पिछली बार बोला था ना कि अगली बार मेरी बहन के आसपास भी दिखी तो जान से जाएगी। आज तेरा आखिरी दिन है। अश्विन ने महापात्रा का गला पकड़ लिया। महापात्रा की सांसें कम होने लगी। सृष्टि ने अश्विन से कहा, भाई इसे छोड़ दो और पुलिस के हवाले कर दो। अश्विन इतने गुस्से में था कि उसने महापात्रा को इतनी दूर से पीछे धकेला कि वो अपने ही बनाए तंत्र पर जाकर गिर गई। तंत्र में बैठी काली शक्तियों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर तंत्र से बाहर नहीं आ पा रही थी। अश्विन बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने सृष्टि से कहा, यहाँ से बाहर चल। अश्विन सृष्टि को लेकर घर के लिए निकल गया और रास्ते में सृष्टि से बोला, मेरे मना करने के बाद भी वहां पर क्यों गई थी? सृष्टि बोली, भाई मैं तो सिर्फ मना करने गई थी कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ और ये जादू तंत्र नहीं करना चाहती। तभी सूरज सर का फोन आया और उन्होंने पूछा, अश्विन सब ठीक तो है? तुम इस तरह प्रैक्टिस छोड़कर क्यों चले गए? अश्विन बोला, सर कुछ परेशानी हो गई थी, पर अब सब ठीक है। मैं आपको कल पूरी बात बताता हूँ। अश्विन घर आकर सृष्टि से बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम कभी भी उस रास्ते नहीं जाओगी। सृष्टि हाँ में सर हिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अश्विन वहीं सोफे पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, मेरी बहन को किस चक्कर में फंसा दिया इस महापात्रा ने। उम्मीद है आज वो उन राक्षसों से बची नहीं होगी। लेकिन अश्विन ने महापात्रा को कम आंका था। वो उन राक्षसों के चंगुल से निकल तो आई, पर उसके पहले उन्होंने उसकी एक आंख पूरी तरह खा ली थी और उसका चेहरा भयावह हो गया था। वो खुद को आईने में देखकर जोर से चिल्लाई, उन भाई बहन के जोड़े को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अश्विन महापात्रा के जिंदा होने से अनजान था और अपने कमरे में लेट गया था और अपने गानों की प्लेलिस्ट सुनते सुनते रात कब कट गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सृष्टि बोली, भाई आज से मैं भी टी स्टॉल पर आपके साथ चलूंगी। अश्विन और सृष्टि ने टी स्टॉल एक साथ लगाया और फिर अश्विन सृष्टि को स्कूल छोड़ते हुए अपने कॉलेज चला गया। रोज की तरह पहले पीरियड में बत्रा सर नहीं आए थे। अश्विन अपनी लकड़ी की तलवार को अपनी बेंच पर बने निशान पर लगातार मार रहा था। मुन्ना झाड़ू वाला क्लास में आया और बोला, अश्विन तुम्हें सूरज सर तुम्हारी तलवार के साथ मैदान में बुला रहे हैं। अश्विन सूरज सर के पास पहुंचा और बोला, सर बुलाया आपने? सूरज सर बोले, मैं तुम्हें कल लकड़ी की जगह अपनी एक तलवार देना चाहता था, पर तुम कल प्रैक्टिस के बीच से ही भाग गए। अश्विन ने सूरज को रात को हुए हादसे के बारे में विस्तार से बताया। सूरज सर बोले, मेरे ख्याल से तुम्हें अब उस घर में नहीं रहना चाहिए और कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहीं पर हम सब मेंटर्स और बाहर से आए स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तुम और सृष्टि वहां पर सेफ रहोगे। अश्विन बोला, सर मुझे घर में कोई डर नहीं है, पर मुझे रात में सृष्टि को अकेले छोड़कर आना पड़ता है। सूरज सर ने अश्विन को अच्छा उपाय सुझाया। वो बोले, तुम अपनी स्पेशल एबिलिटी क्लास के समय सृष्टि को साथ ले आया करो। इससे तुम बेफिक्र होकर अपनी प्रैक्टिस भी कर पाओगे और सृष्टि भी तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। अश्विन को ये आइडिया अच्छा लगा। सूरज सर बोले, अगर आज तुम अपनी प्रैक्टिस मुझे इस वक्त ठीक से करके दिखा देते हो तो मैं तुम्हें एक तलवार दूंगा जिस पर तुम्हारा नाम होगा और फिर तुम्हें लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। अश्विन की आंखें चमक गईं। वो भी लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस कभी नहीं करना चाहता था। अश्विन ने चहकते हुए कहा, जी बिल्कुल सर, आप जब बोलें मैं आपको अपनी प्रैक्टिस दिखा सकता हूँ। अश्विन ने अपनी कल रात की छूटी हुई प्रैक्टिस को सूरज सर के सामने दिखाया, जिससे खुश होकर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से एक तलवार प्रकट की और तलवार की म्यान पर हाथ फेरा, जिससे उस तलवार की म्यान पर अश्विन का नाम छप गया। सूरज सर बोले, अश्विन ये मेरी तलवार आज से तुम्हारी है और आज से तुम एक ऑफिशियल तलवारबाज हो। अश्विन उनकी इस जादूगरी को देखकर बहुत हैरान था। वो खुशी खुशी तलवार लेकर अपनी क्लास में आकर बैठ गया। कोमल ने उसे देखा तो ताली बजाते हुए उससे बोला, वाओ, माचो मैन को न्यू तलवार मिली है। अश्विन को उसका इस तरह से बात बात पर तारीफ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अश्विन क्लास खत्म करके घर पहुंचा और सृष्टि से बोला, श्री आज से तू भी मेरे साथ स्पेशल एबिलिटी क्लास में चलेगी। मैं रात में तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। सृष्टि बोली, अरे वाह, वहां तो मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा क्योंकि बहुत सारे अवेकन्स जो होंगे वहां। अश्विन खुद से बोला, कहाँ ये आत्माओं को वश में करती थी, अब देखो इसे अवेकन्स देखने हैं। अश्विन फूड डिलीवरी के बाद घर आया और आज सृष्टि को लेकर स्पेशल एबिलिटी क्लासेस पहुंच गया। अश्विन की क्लास में आते ही प्रभाकर सर ने उसे कहा कि अनंत सर ने उसे बुलाया है। अश्विन अनंत सर के रूम में गया और बोला, गुड इवनिंग सर, आपने मुझे बुलाया। अश्विन के साथ सृष्टि भी थी। अनंत सर ने अश्विन को एक लाइव वीडियो दिखाया और बोले, ये लाइव वीडियो देख रहे हो अश्विन, ये कहीं दूर का नहीं, हमारे नादरू का ही है। मेरी मिस्ट्री पुलिस भी इस खतरनाक अवेकन को कंट्रोल करने में असमर्थ है। मैंने तुम्हें पहले ही पूछा था कि तुम सत्यमेव को ज्वाइन करोगे कि नहीं, और आज फिर से पूछता हूँ। सिर्फ शहर की ही नहीं, पूरे देश की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। क्रिमिनल माइंड्स अवेकन हो रहे हैं, बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं और तुम जैसे जांबाज सिपाही सत्यमेव की टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते। अश्विन बोला, सर मैं इन क्रिमिनल माइंड से लड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं बिना वजह मारा जाऊंगा।
सृष्टि अश्विन के साथ खड़ी थी। उसने वो लाइव वीडियो देखा और अनंत सर से बोली, सर क्या आपकी मिस्ट्री पुलिस भी इस अवेकन अटैकर को काबू नहीं कर पा रही है? अनंत सर ने कहा, हाँ, इसकी शक्तियां हमारी मिस्ट्री पुलिस के भी काबू में नहीं आ रही हैं। बेहोशी का इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है। सृष्टि बोली, सर मैंने काला जादू सीखा है और मैं वशीकरण कर सकती हूँ। अगर आप कहें तो मैं इस क्रिमिनल को वश में करने की कोशिश कर सकती हूँ। अनंत सर बोले, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? सृष्टि बोली, सर मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे बस एक हरे रंग का कपड़ा, एक नींबू, 3 लौंग और इस क्रिमिनल अवेकन का एक फोटो दे दीजिए। अनंत ने 5 मिनट के अंदर ही सारी चीजें सृष्टि को अवेलेबल करवा दी। इन चीजों को हरे कपड़े में बांधकर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ ही मिनट में लाइव वीडियो में आक्रामक अवेकन शांत होना शुरू हो गया और एक ही जगह बैठ गया। अनंत सर सृष्टि की इस कला को देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, मैं तुम्हारी इस कला की बहुत सराहना करता हूँ। क्या तुम सत्यमेव ज्वाइन करोगी? अश्विन खुद से बोला, कोई भी मिल जाए, ये सबको सत्यमेव ज्वाइन कराना चाहते हैं। सृष्टि ने अश्विन की ओर देखा और अश्विन ने उसे सत्यमेव ज्वाइन ना करने के लिए इशारा किया। सृष्टि अनंत सर से बोली, अगर मेरा ये जादू किसी अच्छे काम में आए तो मैं जरूर सत्यमेव ज्वाइन करना चाहूंगी। अश्विन ने सृष्टि को घूर कर देखा। अनंत सर ने आत्माराम सर को बुलाया और उनसे बोले, आत्माराम जी, आप मुझे बहुत दिन से कह रहे थे कि आपके ब्लैक होल के लिए आपके पास कोई भी सिपाही नहीं है, इनसे मिलिए। ये सृष्टि हैं, हमारे सत्यमेव की नई मेंबर। ये ब्लैक होल आराम से सीख सकती हैं। अश्विन सृष्टि के लिए बहुत चिंता में पड़ गया और उसने अनंत से पूछा, आई एम सॉरी सर, पर मेरी बहन ये सब नहीं कर पाएगी। अनंत सर ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। जिस अवेकन को मेरी मिस्ट्री पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी, इस लड़की ने उसे इतनी दूर बैठे हुए शांत कर दिया। इस लड़की ने काला जादू सीख कर अपने दिमाग के कई ऐसे हिस्से जागृत कर लिए हैं जो किसी अवेकन के लिए भी जागृत करना बहुत मुश्किल है। अश्विन चुप हो गया और सृष्टि को देखने लगा। उसने पूछा, तो ये कर लेगी? सृष्टि बोली, मुझे पता नहीं भाई, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। अनंत सर ने सृष्टि की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, वेलकम टू द सत्यमेव सृष्टि। अश्विन सृष्टि के फैसले से खुश नहीं था। उसने अनंत सर से फिर पूछा, सर इस काम में सृष्टि की जान को कोई खतरा तो नहीं है? अनंत सर साफ साफ शब्दों में बोले, अश्विन सत्यमेव में खतरा ना हो इसका सवाल ही नहीं उठता। और जैसे शहर के हालात हैं, खतरा तो अब हर जगह है। खतरे से लड़कर उसे हराना है, ना कि छुपकर बैठना है। अश्विन निशब्द हो जाता है और सृष्टि के साथ कमरे से बाहर आता है और उसे डांटते हुए कहता है, क्या जरूरत थी तुझे हीरोइन बनने की? कुछ जानती भी है कितना खतरे का काम है ये? सृष्टि मुस्कुराई और अश्विन से बोली, भाई ये करना मेरे लिए प्रायश्चित के बराबर है। अश्विन प्रभाकर सर की क्लास में चला गया। आज से क्लास में कोमल भी ज्वाइन होता है और वो बी कैटेगरी का अवेकन है। अश्विन उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम यहाँ भी आ गए? कोमल अश्विन को छेड़ते हुए कहता है, तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ। उसी वक्त क्लास में एक लड़की एंट्री लेती है, जिसे देखकर सभी लड़कों की आंखें चमक उठती हैं। आखिरकार कौन है ये लड़की जिसके आने से क्लास के लड़कों की आंखें चमक उठती हैं? और महापात्रा अश्विन से बदला लेने के लिए अब कौन सा षड्यंत्र रचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। अश्विन सृष्टि को आत्माराम मेंटर की क्लास तक छोड़ तो आया था, पर स्पेशल एबिलिटी क्लास में सृष्टि का पहला दिन था, इसीलिए अश्विन को उसकी चिंता हो रही थी। पर कोमल उसे बार बार छेड़े जा रहा था। कोमल अश्विन के गले में बांह डालते हुए बोला, अश्विन तुम्हें लड़कियां पसंद है या लड़के? अश्विन ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, मुझे तुम पसंद नहीं हो, समझे? कोमल कुछ बोलने जा रहा था कि तभी काले रंग की पैंट और बूट्स में एक लड़की ने क्लास में एंट्री ली। विशाल कोमल की बात पर जोर से हंस रहा था कि तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो उसे देखता ही रह गया। कंधे पर तीर कमान टांगे, लंबे खुले बालों में वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। विशाल ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो मिस, मैं विशाल। लड़की ने भी खुशी से हाथ मिलाया और सबसे आगे की सीट पर बैठ गई। बाकी लड़के उसे पीछे से झांक झांक कर देखने लगे। अश्विन कोमल से चिढ़ा हुआ था और अपनी किताब में कुछ पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था। क्लास में एकदम से हुए सन्नाटे ने उसका ध्यान खींचा। उसने नजरें उठाई तो सारे लड़के और लड़कियां आगे बैठी एक नई स्टूडेंट को ताड़ रहे थे। तभी प्रभाकर सर कमरे में आए और बोले, अश्विन, विशाल और संजय, आप तीनों आज वेट लिफ्टिंग का टेस्ट देंगे। सभी के लिए मिनिमम वेट 50 kg होगा। प्रभाकर की क्लास में पिछले 3 महीने में सभी अवेकन्स मेंटली स्टेबल और स्ट्रांग हो चुके थे। विशाल ने 50 से 60 किलो तक का वजन उठाया। उसके बाद वो वजन उठाने में सक्षम नहीं था। संजय ने 70 किलो तक वजन उठाया। सारी क्लास उसके लिए तालियां बजा रही थी। फिर अश्विन की बारी आई। प्रभाकर सर उससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। अश्विन ने लोहे की रॉड को हाथों में पकड़ा और बोला, सर आई एम रेडी। प्रभाकर सर ने उसकी वेट रॉड में 50 किलो के वजन डाले। अश्विन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। धीरे धीरे उन्होंने 10 किलो और फिर 20 किलो वजन रॉड पर बढ़ा दिया। अश्विन अभी भी स्थिर था। सारे स्टूडेंट्स उसके लिए तालियां बजाने लगे और कोमल बोला, तुम सच में मेरे माचो मैन हो अश्विन, जिसे सुनकर अश्विन बुरी तरह चिढ़ गया। प्रभाकर सर को पूरा विश्वास था कि अश्विन इससे भी ज्यादा वजन उठा सकता है, इसीलिए उन्होंने अश्विन की रॉड में 10 किलो वजन और डाल दिया। अश्विन 1 सेकंड के लिए डगमगाया, पर वो स्थिर हो गया। प्रभाकर सर ने कहा, अश्विन तुमने काफी वजन उठा लिया है, अब वेट रॉड को नीचे रख दो। अश्विन 90 किलो वजन उठाए हुए था, पर वो फिर भी बोला, सर मैं अभी 10 किलो वजन और उठा सकता हूँ। प्रभाकर सर ने उसका हौसला देखकर संजय को इशारा किया।
विशाल ने उसकी वेट रॉड में 10 किलो वजन और बढ़ा दिया। सारे स्टूडेंट्स अश्विन के लिए चीयर करने लगे। प्रभाकर सर ने अश्विन से पूछा, अश्विन तुम इसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो? अश्विन बोला, पता नहीं सर, पर मैं देर तक होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। अश्विन ने उस रॉड को अगले 5 मिनट तक वैसे ही होल्ड करके रखा और वो शायद और देर तक रॉड को बैलेंस कर लेता, पर प्रभाकर सर बोले, इनफ फॉर टुडे, और उसे वेट रॉड नीचे छोड़ने का आदेश दिया। क्लास में आई नई स्टूडेंट अश्विन को बहुत ध्यान से देख रही थी और ताली भी बजा रही थी। अश्विन की नजर उस लड़की पर गई और उसे मुस्कुराता देख वो खुद से बोला, बड़ी अजीब बात है, कोई लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। अश्विन अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, पर वो लड़की अभी भी उसे ही देख रही थी, जिससे अश्विन थोड़ा असहज हो रहा था। कोमल ने उस लड़की को अश्विन को निहारते हुए देखा तो अश्विन को चिकोटी काटते हुए बोला, मेरी सौतन तो नहीं है ना ये, और खुद ही जोर जोर से हंसने लगा। अश्विन ने चिढ़कर उसे खुद से दूर किया और बोला, ये बेहूदगी तुम कम करोगे तो अच्छा रहेगा। कोमल के नेगेटिव पॉइंट्स अश्विन के इंटरफेस में ऐड हो गए। अश्विन बोला, चलो कोई तो मिला जिससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, वरना इस स्पेशल एबिलिटी क्लास में तो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते ही नहीं। प्रभाकर सर ने कहा कि बाकी लोगों का टेस्ट मैं कर लूंगा। अश्विन सूरज सर के पास गया तो उन्होंने भी आज क्लास लेने से मना कर दिया। अश्विन सृष्टि के क्लास के बाहर खड़ा था। आत्माराम उसे ब्लैक होल के बारे में समझा रहे थे। आत्माराम बोले, सृष्टि तुमको ये पहले से ही आता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और फिर तुम इसमें महारत हासिल कर लोगी। तुम्हें अपना ध्यान मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से पर रखना है, वहां ध्यान लगाना है और माथे के बीच एक ब्लैक होल मिलेगा, उसे ढूंढना है। वो तुम्हारे मस्तिष्क में सिर्फ दिखाई देगा, लेकिन उसकी सही जगह अंतरिक्ष में है। तुम्हें आत्माओं को पकड़ना है और उस होल में डालना है। सृष्टि ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा था। आत्माराम बोले, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, हम कल फिर से प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशल एबिलिटी क्लास खत्म हुई और अश्विन और सृष्टि अपने घर के लिए निकल गए। कॉलेज से घर के रास्ते में कई घरों से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अश्विन सृष्टि से बोला, शहर का माहौल बहुत खराब हो चुका है, मैं कल तुझे एक स्प्रे और एक चाकू दे दूंगा जिससे तू अपनी रक्षा कर सकती है। सृष्टि बोली, भाई आप भूल रहे हो, मैंने जो विद्या सीखी है उससे मैं अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकती हूँ। अश्विन मुस्कुराया। सृष्टि कुछ सोचते हुए अश्विन से बोली, भाई मुझे अभी भी शक है कि महापात्रा चुप नहीं बैठेगी, वो जरूर कुछ ना कुछ साजिश कर रही होगी जिससे हमें नुकसान पहुंचा सके। अश्विन ने सृष्टि को दिलासा दी और बोला, अरे कुछ नहीं कर सकती वो, उसमें इतनी ताकत ही नहीं है जो मुझसे लड़ सके। सृष्टि बोली, भाई मैं उसे पिछले कई महीनों से जानती हूँ, काले जादू के बीच में आने वाले हर इंसान को वो मार देती है। शी इज obsessed with black magic। सृष्टि और अश्विन घर पहुंच गए। अश्विन घर का दरवाजा खोलने लगा तो सृष्टि बोली, रुको भाई, हमें पहले चेक करना चाहिए, कहीं महापात्रा ने कोई काला जादू तो नहीं किया है। सृष्टि आगे बढ़ी और दरवाजे के चारों ओर देखने लगी और बोली, कोई कील या धागा तो नहीं बंधा यहाँ। अश्विन बोला, मैं कह रहा हूँ ना, तू बेकार की चिंता कर रही है, वो हमसे डर गई है और अब वो वापस नहीं आएगी। सृष्टि घर के अंदर गई और अच्छी तरह से पूरा घर चेक किया। अश्विन रसोई में जाकर खाना प्लेट में लगाने लगा और सृष्टि को आवाज देते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है, बस तेरा भ्रम है, जल्दी आ और खाना खा ले। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई कमाल की बात है, मैं उसे कई महीनों से जानती हूँ, आज तक काले जादू के बीच आने वाले एक भी इंसान को उसने छोड़ा नहीं है और वो हमसे डर गई और हमें छोड़ दिया। अश्विन बोला, अरे मुझे तो शक है कि कल उस तंत्र में गिरने के बाद वो जिंदा भी बची होगी कि नहीं। सृष्टि को अभी भी यकीन था कि महापात्रा कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। अश्विन कहता है, सृष्टि अपने मोबाइल में न्यूज लगा। सृष्टि अपने मोबाइल में न्यूज लगाती है। रिपोर्टर कह रही है, कल इंडिया में फॉरेन अवेकन्स माइकल और सेंड्रिक को मार गिराया गया है। ये दोनों अवेकन्स कश्मीर के कस्बे नादरू में तोड़फोड़ कर रहे थे और इनकी वजह से कई लोग घायल हो गए। सृष्टि ने दूसरी न्यूज वीडियो चलाई। रिपोर्टर विभिन्न शहरों की वीडियो दिखा रही थी और सनसनी बनाते हुए कह रही थी, ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की ही हैं। कल गुजरात के वडोदरा में एक आम सा दिखने वाला इंसान अवेकन हो गया। अपार शक्ति के साथ उसने बैंक के एटीएम को कागज की तरह फाड़कर लाखों का कैश लूट लिया। इसी तरह मुंबई में एक 55 साल की महिला 25वीं मंजिल से कूद गई और हवा में उड़ने लगी। लोगों के लिए यह नजारा किसी फिक्शन मूवी से कम नहीं था। क्रिमिनल्स अवेकन बेकाबू हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज की तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैंक में डाका डाल रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है, उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अश्विन न्यूज देखते हुए सृष्टि से बोला, अब ये नॉर्मल लोगों की बस्ती नहीं रही है, हर घर में अवेकन्स हैं। कौन कब किस मेंटल स्टेट में अवेकन हो जाए पता ही नहीं चलता है। ऐसे में सृष्टि तुझे ज्यादा अवेयर रहना होगा, क्योंकि अब तो तू सत्यमेव की मेंबर भी है और सत्यमेव के बहुत दुश्मन है। अश्विन और सृष्टि खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अश्विन अपना इंटरफेस खोलता है और कहता है, बस 3200 पॉइंट्स। जब से ये स्पेशल एबिलिटी क्लास ज्वाइन की है, नेगेटिव पॉइंट्स आना ही बंद हो गए हैं। ऐसे कैसे मैं अपने स्टार मैप को पूरी तरह से रोशन कर पाऊंगा और कब अमायरा के लेवल तक पहुंचूंगा। अश्विन बिस्तर पर लेट गया और तकिए को सर के नीचे रखते हुए बोला, खैर अब स्पेशल एबिलिटी क्लास में कोमल है, हालांकि बड़ा ही अजीब लड़का है, सारी हरकतें जनानियों वाली हैं, हर वक्त चिपका रहता है, पर नेगेटिव पॉइंट्स के लिए मैं उसे झेल सकता हूँ। अश्विन उठा और अपने मन में पॉइंट्स को खर्च करने की प्लानिंग करते हुए बोला, एक स्टार फ्रूट खरीदता हूँ। स्टार मैप का सिर्फ एक बड़ा तारा ही जगमगाने से रह गया है और ये रोशन हो जाए तो मेरे स्टार मैप के सभी बड़े तारे पूरे हो जाएंगे। अश्विन ने स्टार फ्रूट खरीदा
और अपनी सीक्रेट लाइन गाई। सितारों में छुपी है बात, तेरे दिल में छुपी है आग, और इंटरफेस से बाहर निकलकर उसे मुंह में रख लिया। हमेशा की तरह तारों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ आया और उसे ढेर सारी ऊर्जा दी, लेकिन उसका स्टार मैप का सबसे बड़ा आखिरी सितारा नहीं चमका। अश्विन हैरान होकर बोला, अगर ये सितारा स्टार फ्रूट से नहीं चमकेगा तो आखिर ये चमकेगा कैसे? अश्विन ने एक और स्टार फ्रूट खाया, लेकिन इस बार भी तारों का झुंड सिर्फ ऊर्जा देकर चला गया। अश्विन बोला, अब ये क्या पहेली है? ये सितारा अभी भी नहीं चमका। अश्विन बोला, मेरे पास सिर्फ 1200 पॉइंट्स ही बचे हैं, अब मुझे और पॉइंट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए और लॉटरी व्हील घुमाना चाहिए। ये कहते हुए उसने लॉटरी व्हील स्पिन किया और उस पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ था। वो खुद से बोला, यही एक्सपेक्टेड था, ये लॉटरी सिस्टम मेरी उम्मीदों पर हमेशा खराई उतरता है। अश्विन ने फिर से व्हील स्पिन किया और उसने देखा कि लॉटरी व्हील का नया खांचा खुल गया है। लॉटरी व्हील पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन स्पिरिट स्टोन। वो खुद से बोला, अब ये स्पिरिट स्टोन क्या है? उसने तुरंत निर्देश के ऑप्शन को खोला और निर्देश पढ़ने लगा। स्पिरिट स्टोन को जो भी अपनी इच्छा मांगकर 3 दिन तक अपने पास रखेगा, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। अश्विन खुशी से भगवान को याद करते हुए बोला, भगवान, अब देना तुमने कोई ऐसी चीज जिससे मैं अपनी मन की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। अश्विन इंटरफेस से वो पत्थर बाहर निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, ये लाल पत्थर कितना खूबसूरत है, क्या ये सच में मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है? अश्विन ने स्पिरिट स्टोन को हाथ में लिया और आंखें बंद करके बोला, अमायरा मेरे साथ एक बार लंच कर ले। अश्विन ने आंखें खोली, वो पत्थर चमक रहा था। अश्विन ने वो पत्थर अपने कॉलेज के बैग में डाल दिया और खुद से बोला, आज से कुछ महीने पहले तक मैं कितना डरा सहमा और बीमार रहता था, पर इस शक्ति ने, इस लॉटरी सिस्टम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। उन्होंने समय रहते मुझे दूसरे अवेकन से लड़ने की ताकत और शक्ति दोनों दे दी, वरना आज के इस माहौल में मैं तो शायद अब तक मर चुका होता। वो खुद को आईने में देखता है और कहता है, यकीन नहीं होता कि यही वो शक्ल है जिसे देखकर मैं कभी कभी आईना फोड़ने की सोचता था। अश्विन वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे रात खत्म होती गई और एक नया दिन निकल आया। अश्विन कुर्सी से उठा और सुबह 5 बजे दूध लेकर वापस आया। वो पेड़ों में पानी डाल रहा था कि सृष्टि भी जाग गई और बगीचे में आकर खड़ी हो गई। अश्विन ने सृष्टि को देखा और बोला, अब जूही भी ठीक हो गई है, उसी के साथ स्कूल जाना और उसी के साथ वापस आना। अश्विन सृष्टि से कहता है, स्कूल में महापात्रा मिलेगी, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, तब तक मैं तेरे लिए कोई दूसरा स्कूल देखता हूँ। सृष्टि ने हामी में सर हिलाया और अंदर चली गई। अश्विन ने टी स्टॉल की तैयारी की और फिर कॉलेज के लिए तैयार होने चला गया। तैयार होकर उसने अपने मुंह में एक ब्रेड दबाई और बोला, मुझे टी स्टॉल के लिए देरी हो रही है। सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भाई आज से मैं भी कभी कभी आपके साथ टी स्टॉल लगाने में हेल्प करूंगी, मैं टी स्टॉल के बाद आराम से तैयार होकर स्कूल जा सकती हूँ। अश्विन और सृष्टि ने साथ साथ टी स्टॉल लगाया और तभी अश्विन कॉलेज के लिए निकलने लगा। अश्विन सृष्टि से बोला, यहाँ से घर जाकर सीधे स्कूल जाना और वहाँ महापात्रा की मुँह मत लगना। और एक बात, तूने सत्यमेव ज्वाइन जरूर किया है, पर मुझसे प्रॉमिस कर कि तू अपनी जान को खतरे में डालकर सत्यमेव का काम नहीं करेगी। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई आप कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रहे हो, आप मुझे ये बात कई बार बोल चुके हो, मैं समझ गई हूँ। सृष्टि मुस्कुराकर वहां से घर चली गई। अश्विन जैसे ही कॉलेज पहुंचा, कोमल को देखकर उसका मूड खराब हो गया। उसने दुखी होकर आसमान की तरफ देखा और भगवान से बोला, भगवान तुमने मेरी किस्मत में ही सारे नमूने क्यों भरे हैं? उसने अपना बैग बेंच पर रखा और बैठ गया। कोमल अश्विन को देखकर एक्साइटेड हो गया और बोला, हे माचो मैन, तुम्हें पता है कि मुझे पिंक कलर इतना पसंद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पास सारी पिंक कलर की बॉय डॉल्स थी। अश्विन ने उसकी नॉनसेंस बातों पर रिएक्ट किया और बोला, पिंक कलर की बॉय डॉल्स? क्या ऐसी डॉल्स बाजार में आती भी हैं? कोमल अश्विन को देखते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं आती हैं, मैंने हर एक स्किन कलर की डॉल्स देखी हैं। अश्विन उसके हाव भाव देखकर गुस्से में आ जाता है। उसकी डबल मीनिंग बातों के लिए वो उसे डांटते हुए बोला, ये अपनी चीप हरकतें किसी और के साथ करना, मुझे तुम और तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोमल के नेगेटिव पॉइंट्स अश्विन के इंटरफेस में जुड़ते हैं। फिर भी कोमल हंसते हुए कहता है, मैस्कुलिन लड़कों पर इतना गुस्सा जचता है। अश्विन ने उसकी बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया, पर उसी वक्त कॉलेज में सायरन बजने लगा। सारे स्टूडेंट्स डर गए। मिस रोजी घबराई हुई क्लास में आई और स्टूडेंट से पूछा, इस क्लास में कितने अवेकन स्टूडेंट है रे बाबा? क्लास में अश्विन, संजय, विशाल और क्लास में आई नई लड़की अपना तीर कमान लिए खड़े हो गए। सबसे आगे बैठी पिंकी ने पूछा, मैडम ये सायरन क्यों बज रहा है? मिस रोजी बोली, हमारे कॉलेज पर हमला हुआ है, क्रिमिनल अवेकन्स का। पिंकी ने पूछा, पर हमला किसने किया? मिस रोजी बोली, अभी पता नहीं है, पर शायद क्रिमिनल्स ने किया है, क्योंकि इंडिया में अवेकन्स का सबसे बड़ा क्लास मैरो कॉलेज में चल रहा है और अब सत्यमेव भी इन क्लासेस से अवेकन सोल्जर सिलेक्ट करेगा, इसीलिए सब अवेकन्स को इनिशियल लेवल पर ही खत्म करना चाहते हैं। रे बाबा मेरा बच्चा लोग, आप डरो नहीं। मिस रोजी ने अवेकन स्टूडेंट्स को कुछ निर्देश दिए और बोली, सारे अवेकन स्टूडेंट्स बाकी स्टूडेंट्स को स्टाफ रूम में लेकर जाएंगे। स्टाफ रूम में टेबल के नीचे से तहखाने का रास्ता है, आपको इन सब स्टूडेंट्स को वहां सेफली पहुंचाना है। मिस रोजी स्टूडेंट्स को अभी निर्देश दे ही रही थी कि एक बड़ा आग का गोला उनके क्लासरूम के अंदर आकर गिरा। सारे स्टूडेंट्स डर गए और भगदड़ मच गई। कॉलेज पर हमला क्रिमिनल अवेकन्स ने किया है या ये नेट के फाउंडर निक ने सत्यमेव को खत्म करने की साजिश की है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
मिस रोजी अभी निर्देश दे ही रही थी कि क्लासरूम के आगे की गेट पर एक आग का बड़ा गोला आकर गिरा। मिस रोजी बच्चों को छोड़कर पिछले गेट की तरफ भागी। विशाल कमरे में बेंच के नीचे छुप गया। अश्विन ने नजर उठाकर देखा तो सारे स्टूडेंट्स जमीन पर झुककर बैठे थे और चीख पुकार मच चुकी थी। अजहर और पिंकी सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे। संजोय ने अजहर के पास जाकर कहा, तुम तो अवेकन बनना चाहते थे, हमला होते ही तुम्हारी बहादुरी छू हो गई। अजहर फिर भी चिल्लाता रहा। अश्विन ने सबके डरे हुए चेहरे देखे और नजर घुमाई। कोई भी मेंटर आसपास नहीं था। अश्विन ने स्टूडेंट्स को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बात सुनो फ्रेंड्स, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं क्लास में हूँ, विशाल और संजोय है, हम तीनों के होते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अश्विन ने उस नई लड़की को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। अश्विन ने जैसे ही ऐसा कहा, संजोय आगे बढ़ा और उसने हाँ में सर हिलाया। अश्विन ने घूमकर देखा तो विशाल कहीं दिख नहीं रहा था। उसने खुद से कहा, विशाल कहाँ चला गया? अश्विन ने क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया और संजोय से बोला, 35 स्टूडेंट हैं। अश्विन संजोय से बोला, मैं लाइन के आगे रहूंगा और तुम लाइन के पीछे रहना और ध्यान रखना कि कोई भी स्टूडेंट इधर उधर ना हो। संजोय ने अश्विन को लीड दी और उसकी बात मानकर स्टूडेंट्स के पीछे खड़ा हो गया। अश्विन स्टूडेंट से बोला, चुपचाप शांति से चलना है, कुछ भी हो जमीन पर रुककर बैठ जाना है। अश्विन खुद से बोला, पता नहीं किस तरह के वेगन्स ने हमला किया है और उनके पास क्या हथियार होंगे, हमें कुछ भी तो नहीं पता है। अश्विन आगे के गेट से लॉबी से बाहर गया और रास्ता साफ देखा तो बाकी स्टूडेंट्स को आने का इशारा किया। विशाल चुपके से उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में घुस गया। अश्विन ने क्लास के गेट से बाहर झांका और लॉबी में बाहर आया और सभी स्टूडेंट्स को बाहर आने का इशारा किया। सब धीरे धीरे बाहर आए और संजोय पीछे से उनकी रखवाली करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अभी लॉबी से अगले क्लास तक ही पहुंचे थे कि अमायरा और पंकज की क्लास से चीख पुकार की आवाज आई। अश्विन ने स्टूडेंट्स को नीचे झुकने का इशारा किया और खुद धीमे पांव आगे जाकर देखा। अमायरा की क्लास में एक उड़ने वाला अवेकन खड़ा हुआ था और मुंह से फ्रीजिंग वेव्स निकाल रहा था, जिससे उसने अमायरा के क्लास के 2 बच्चों को फ्रीज कर दिया था। अमायरा ने अपनी ध्वनि का यूज किया और अवेकन को सम्मोहित कर लिया, लेकिन उस अवेकन के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी अमायरा से सम्मोहित हो रहे थे। अश्विन बोला, कमाल की है अमायरा। उसकी क्लास की परिस्थिति नियंत्रण में जानकर उसने अपनी क्लास के बच्चों को चलने का इशारा किया। वो सब स्टाफ रूम के गेट पर पहुंच गए थे कि तभी एक उड़ने वाला अवेकन अश्विन के सामने आ गया और अश्विन से बोला, मेरा नाम है विंकी और मैं आत्मा खींच लेता हूं सबकी। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सभी स्टूडेंट्स डर गए। सभी क्लासमेट्स ने अश्विन की ओर देखा। अश्विन ने सारे स्टूडेंट्स को झुकने का इशारा किया, लेकिन तब तक एक अवेकन ने अपनी फ्रीजिंग वेव से उनकी क्लास की तरफ हमला किया और अजहर और पिंकी दोनों फ्रीज हो गए। अपने क्लासमेट्स को जमीन पर पड़ा देख अश्विन का खून खौल गया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने अवेकन को ललकारते हुए बोला, हिम्मत है तो मुझसे लड़, मासूमों पर क्या अपना जोर दिखा रहा है। अश्विन की ललकार सुनकर अवेकन का पूरा ध्यान अश्विन पर चला गया। उसने अश्विन पर अपनी फ्रीजिंग वेव से हमला किया। अश्विन ने भी पलटवार किया, जिससे अवेकन के पंख में आग लग गई। उस आग की वजह से वो अवेकन अपनी फ्रीजिंग वेव यूज नहीं कर पा रहा था। वो अपने पंख की आग बुझाने लगा। अश्विन और संजोय ने सभी स्टूडेंट्स को स्टाफ रूम में अंदर कर दिया और संजोय से बोला, तुम इन्हें तहखाने में सेफली पहुंचा दो, मैं अभी आता हूँ। संजोय ने अश्विन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अश्विन बोला, अजहर और पिंकी बाहर ही रह गए हैं, बस उन्हें लेने जा रहा हूँ। संजोय बोला, पर अश्विन वहाँ बहुत खतरा है। अश्विन को अनंत सर की एक बात याद आ गई और वो बोला, खतरा कहाँ नहीं है, खतरा लड़ने से खत्म होगा, छुपने से नहीं। संजोय ने अश्विन के कंधे पर हाथ रखा और सभी स्टूडेंट्स को तहखाने के नीचे ले जाने लगा। सभी स्टूडेंट्स में विशाल भी था। संजोय ने उसे नीचे जाते देखा और निराशा से कहा, तुम अवेकन होने के नाम पर धब्बा हो। विशाल उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए तहखाने के अंदर चला गया। अश्विन ने स्टाफ रूम से बाहर झांक कर देखा। पिंकी और अजहर की फ्रीज बॉडी के पास 4 अवेकन्स इकट्ठा हो गए थे और पिंकी और अजहर की बॉडी से सफेद रंग की रोशनी को वो अपने मुंह में खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी आत्मा को शरीर से बाहर खींच रहे हों। अश्विन खुद से बोला, अगर मैं सही हूं तो ये उनकी आत्मा को खींच रहे हैं। ये अवेकन है या पिशाच? अश्विन हिम्मत करके बाहर गया और क्रिमिनल अवेकन्स को ललकारा, हिम्मत नहीं है क्या जो डरपोकों की तरह बेहोश स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे हो? विंकी पलटा और अश्विन से बोला, विंकी खींच लेगा सोल सबकी। वो जैसे ही अश्विन की तरफ बढ़ा, अश्विन विंकी से बोला, कमाल के दोस्त है ना तुम्हारे, पीछे देखो, तुम्हारे जाते ही अकेले दावत उड़ा रहे हैं। विंकी ने पीछे देखा। उसके बाकी 3 दोस्त तेजी से अजहर और पिंकी की आत्मा को खींच रहे थे। विंकी उन तीनों के पास वापस गया और कुछ बहस के बाद चारों आपस में ही लड़ पड़े। अश्विन बोला, डिवाइड एंड रूल हमेशा ही काम आता है। वो तेजी से अजहर और पिंकी की तरफ बढ़ा और एक कंधे पर अजहर को और दूसरे कंधे पर पिंकी को उठा लिया और उन्हें उठाकर तेजी से पास के क्लासरूम के अंदर घुस गया। अश्विन ने दोनों को जमीन पर लिटाया और हाथ से ज्वाला प्रकट की और अपनी शक्तियों से बोला, अगर तुम सच में मेरी बात समझती हो तो मेरे दोस्तों को ठीक कर दो। उसके हाथ पर सफेद ज्वाला तेज होकर जलने लगी, जैसे वो उसकी बात समझ रही हो। अश्विन उन्हें गर्मी से होश में ला पाए उसके पहले ही विंकी कमरे के अंदर घुस गया और उसने चुपचाप पीछे से फ्रीजिंग वेव अश्विन की ओर फेंकने के लिए अपना मुंह खोला, पर उसकी पीठ में एक तीर घुस गया। विंकी जोर जोर से हंसने लगा
और नाचने लगा। अश्विन ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नई क्लासमेट खड़ी थी। वो अश्विन की तरफ आई और हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय, मैं सुनिधि हूँ, तुम्हारी नई क्लासमेट। अश्विन ने विंकी को देखते हुए सुनिधि से हाथ मिलाया और बोला, इसे क्या हुआ? सुनिधि ने अपना तरकश से तीर निकाला और उसे देखते हुए बोली, ये हैप्पीनेस एरो है, अभी अगले 10 मिनट तक इसी तरह खुश रहेगा, उसके पहले निकलो यहाँ से। अश्विन सुनिधि से बोला, फिर तो जल्दी से मेरी हेल्प करो, इस पिंकी के होश में आने से पहले इन दोनों को यहाँ से हटाना जरूरी है। अश्विन और सुनिधि ने जैसे ही पिंकी और अजहर को छुआ वो दोनों गायब हो गए। अश्विन और सुनिधि चौंक गए और कॉलेज का सायरन फिर से बजने लगा। अश्विन उन दोनों के गायब होने से घबरा गया और बोला, ये दोनों कहाँ गए? कहीं इन्हें बचाने में हमने देर तो नहीं कर दी? सुनिधि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, पहले यहाँ से बाहर निकलो। अश्विन और सुनिधि क्लासरूम से बाहर आए तो सारे मेंटर्स, मिस्ट्री पुलिस, पिंकी और अजहर वहां खड़े थे। बाकी के स्टूडेंट भी धीरे धीरे क्लासरूम से और स्टाफ रूम से बाहर आ रहे थे। अश्विन बोला, ये पिंकी और अजहर बाहर कैसे आए? अश्विन और सुनिधि भी स्टूडेंट्स की भीड़ का हिस्सा बन गए। हेडमास्टर सुधीर बीच में खड़े थे और स्पेशल एबिलिटी क्लासेस के मेंटर उनके पीछे खड़े थे। पूरे कॉलेज की बाउंड्री पर मिस्ट्री पुलिस खड़ी थी। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। अश्विन सुनिधि से बोला, इतनी देर से जब हम इन्हें ढूंढ रहे थे तब तो कोई आसपास नहीं था, अब ये तब यहाँ पर आए हैं जब सारी लड़ाई खत्म हो गई है। तभी सूरज सर ने अनाउंसमेंट किया और वो बोले, माय डियर अवेकन स्टूडेंट्स, ये एक ड्रिल टेस्ट था। सब अवेकन स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। सूरज सर आगे बोले, ये टेस्ट आप सभी अवेकन्स की क्षमता को परखने के लिए लिया गया था। इस ड्रिल टेस्ट के नंबर आपके एनुअल एग्जाम में जुड़ेंगे और आपकी ग्रेडिंग भी इसी टेस्ट के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी। अश्विन ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हुए खुद से बोला, मेरी सांसें अटक गई थी और ये ड्रिल टेस्ट कर रहे थे। तभी सुनिधि ने पूछा, सर ये अजहर और पिंकी गायब क्यों हो गए थे? सूरज सर बोले, वो अजहर और पिंकी थे ही नहीं, वो तो बस अनंत सर का बनाया हुआ एक भ्रम था। पिंकी ने पूछा, और सर ये जो क्रिमिनल अवेकन्स हैं क्या ये भी कोई भ्रम है? सूरज सर ने जवाब दिया, नहीं, ये सारे अवेकन्स रियल हैं और हमारी ही टीम का हिस्सा हैं। पर हम आप सबको ये बताना चाहते थे कि आने वाले समय में आपका किस किस तरह के अवेकन से सामना हो सकता है। तभी प्रभाकर सर बोले, इसके बाद आपकी रेगुलर एकेडमिक क्लास शुरू होगी और इस ड्रिल एग्जाम का रिजल्ट शाम को स्पेशल एबिलिटी क्लास में अनाउंस होगा। सभी अपने अपने क्लास में चले गए। अश्विन के स्कूल में हो रही गतिविधियों से अनजान सृष्टि अपने स्कूल पहुंची और जूही से मिली। वो उससे कहती है, हाय जूही, तुम्हें हेल्दी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जूही बोली, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, सिर्फ तुम्हारे और अश्विन भाई की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। सृष्टि जूही से बोली, मेरी वजह से तो तुम इस परेशानी में पड़ी थी, प्लीज उस मंत्र को फिर कभी मत पढ़ना, तुम्हारे बीमार होने का कारण वही था। जूही और सृष्टि एक दूसरे के गले लग गई। तभी जूही सृष्टि से बोली, तुझे पता है महापात्रा ने स्कूल छोड़ दिया है। सृष्टि बोली, तुझे कैसे पता? जूही ने जवाब दिया, मेरी मम्मा उनके साथ फेसबुक पर फ्रेंड हैं। कल उन्होंने अपने स्टेटस पर डाला था कि वो जॉब छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा रही हैं। सृष्टि ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि वो स्कूल में मुझे परेशान करेंगे, भगवान जी ने मेरा काम बना दिया। कहते हुए सृष्टि ने अपने साथ हुई सारी घटना जूही को बताई, पर उसके मन में विचार आया, हो सकता है कि महापात्रा का कोई नया ड्रामा हो और वो कुछ बड़ा प्लान कर रही हो। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और सृष्टि घर आई और खुद से बोली, मुझे अभी भी यकीन है महापात्रा ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। सृष्टि संभलते हुए घर के अंदर आई और घर के कोनों को चेक करने लगी। उसे कुछ नहीं मिला। वो खुद से बोली, शायद भाई ठीक कह रहे थे, वो कुछ नहीं करेंगे और मुझे निश्चिंत हो जाना चाहिए। सृष्टि ने रसोई से अपने लिए खाना लिया और टेबल पर बैठकर खाने लगी और खुद से बोली, अब मैं भाई से खाना बनाना सीख लूंगी ताकि भाई के लिए मैं खाना बनाकर रख सकूं और अब से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। जो भी काला जादू सीखा है उसे सिर्फ और सिर्फ सत्यमेव के लिए यूज करूंगी। सृष्टि वहीं सोफे पर लेट गई, पर श्री और अश्विन दोनों महापात्रा की अगली चाल से बेफिक्र होकर अपनी अपनी प्रतिभाओं को संवारने में लगे थे। महापात्रा ने अपनी बदसूरत शक्ल के साथ गुस्से में अपने घर के तहखाने में एक बहुत बड़ा तंत्र लगाया। वो तंत्र के पास बकरे को बांधते हुए बोली, मेरे जादू का आज तक कोई तोड़ नहीं कर पाया है और ये कल का आया अश्विन मेरे काले जादू में इंटरफेयर कर रहा है। उसका जिंदा रहना मेरे काम के लिए अच्छा नहीं है। महापात्रा ने बेरहमी से बकरे की बलि दे दी और सामने खड़ी एक प्रतिमा से बोली, इस बार बकरे के खून से संतुष्ट हो शैतान, अगली बार आपको सृष्टि और अश्विन का खून चढ़ाऊंगी। उसने खून से सने अपने हाथ काली प्रतिमा पर लगा दिए और तंत्र पर नींबू और राख रखने लगे। किसी मंत्र के उच्चारण से उस तंत्र में एक काली शक्ति प्रकट हुई जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। वो शक्ति महापात्रा से बोली, मुझसे क्या चाहती हो? महापात्रा बोली, मुझे किसी से बदला लेना है। महापात्रा ने काली शक्ति को आदेश दिया, सृष्टि को पकड़कर मेरे पास ले आओ। काली शक्ति कुछ ही सेकंड्स में सृष्टि के घर पहुंच गई। सृष्टि उस वक्त सोफे पर बैठी चिप्स खा रही थी, पर अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वो बेसुध सी घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। क्या महापात्रा का काला जादू सृष्टि की जान ले लेगा या इस बार भी उसे अश्विन से मुंह की खानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सृष्टि को अश्विन की बात पर भरोसा हो गया कि महापात्रा अश्विन से डर गई है और अब उनकी जिंदगी में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी।
सृष्टि ने कटोरी में दही लिया और सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में न्यूज देखते हुए खाने लगी। सृष्टि को जरा भी अंदाजा नहीं था कि महापात्रा की भेजी हुई काली शक्ति कितनी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। काली शक्ति ने जैसे ही सृष्टि के शरीर पर कब्जा किया, सृष्टि की आंखें एक ही जगह रुक गईं और पलकें झपकना बंद हो गईं और उसकी आंखों की पुतलियां लाल हो गईं। महापात्रा ने काली शक्ति से संपर्क साध रखा था। महापात्रा काली शक्ति से बोली, इस सृष्टि को इतना जख्मी करके मेरे पास लेकर आना कि जब ये होश में आए तो अपने घावों से खुद ही तड़प उठे, इसके शरीर से इतना खून बह जाए कि ये चलने के भी लायक ना हो। सृष्टि के शरीर में बैठी काली शक्ति ने महापात्रा से कहा, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। सृष्टि बेसुध हालत में सोफे से उठी और नंगे पांव दरवाजे से बाहर निकल गई। बस्ती का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और कूड़ा कचरा पेटी के बाहर ही पड़ा रहता था। सृष्टि नंगे पांव ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। कितने ही पत्थर उसके पैर में चुभ चुके थे। आधा रास्ता पार हो गया था और सृष्टि के पैर से अभी तक एक बूंद भी खून नहीं निकला था। काली शक्ति ने देखा कि कुछ कांच की बोतलें एक पेड़ के नीचे साबुत रखी हुई थी। वो सृष्टि को उस पेड़ के नीचे ले गई और सृष्टि ने उस काली आत्मा के वश में होने के कारण वो बोतल उठाकर खुद ही जमीन पर फेंकी और उस टूटे कांच पर चलने लगी। पेड़ के पास एक भिखारिन बैठी थी। वो सृष्टि से बोली, ए लड़की, पागल हो गई है क्या? जानबूझकर कांच पर क्यों चल रही है? सृष्टि ने पीछे पलट कर देखा। उसकी लाल आंखें देखकर वो भिखारिन बुरी तरह से डर गई। काली शक्ति ने कुछ देर के लिए सृष्टि का शरीर छोड़ा। सृष्टि को होश आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सृष्टि खुद से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे चोट कैसे लग गई? और वो जोर जोर से रोने लगी। काली शक्ति उसके पास खड़ी होकर उसके रोने चीखने की आवाजों से आनंद ले रही थी। अश्विन सृष्टि के साथ हो रहे इस अनर्थ से अनजान था और अपनी क्लास में बैठा था। क्लास का लास्ट पीरियड चल रहा था कि विशाल ने अश्विन और संजय को देखते हुए कहा, मेरी मम्मी ने हमारे फर्स्ट ड्रिल टेस्ट में पास होने की खुशी में लड्डू भेजे हैं, आओ सब साथ में खाते हैं। ये कहते हुए विशाल कोमल और अश्विन के बीच में जाकर बैठ गया और लड्डू का डिब्बा खोला। कोमल बोला, लड्डू की खुशबू से ही पता चल रहा है कि कितने टेस्टी हैं। ये देख विशाल, मैं 2 लड्डू खाऊंगा। विशाल ने पहले ही उसे 2 लड्डू निकालकर हाथ में दे दिए और बोला, 2 डब्बे भेजे हैं, जितना चाहता है उतना खा ले। तभी पंकज, अमायरा, पिंकी, अजहर, सुनिधि और संजय सब वहीं पर आ गए। अमायरा को देखते ही अश्विन का चेहरा लाल हो गया। सुनिधि अश्विन के एक्सप्रेशंस देख रही थी। उसने एक लड्डू निकाला और उन दोनों को देखते हुए चुपचाप खाने लगी। अमायरा अश्विन के बगल में आकर खड़ी हो गई। अश्विन ने उसे देखकर कहा, हेलो। अमायरा ने उसकी ओर देखा और बहुत रूखे स्वभाव से कहा, हाय। अश्विन ने ड्रिल प्रैक्टिस के समय अमायरा को लड़ते देखा था और वो उसकी बहादुरी का भी फैन हो गया था। अश्विन ने लड्डू उठाया और खाने लगा। तभी अमायरा ने भी एक लड्डू डब्बे में से उठाया और मुंह में रखते हुए बोली, लड्डू काफी अच्छा है, पर तुमने अपनी मम्मी को बताया नहीं कि कल तुम प्रैक्टिस के समय छुप गए थे? विशाल को उसका व्यवहार बहुत रूखा लगा और वो बोला, नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। अश्विन खुद से बोला, वाह रे स्पिरिट स्टोन, तुमने तो मेरी ख्वाहिश पूरी भी कर दी। कि अचानक अश्विन को इंट्यूशन हुआ और हमेशा की तरह अपने आप उसके मुंह से निकला, सृष्टि तकलीफ में है। विशाल बोला, क्या हुआ? अश्विन खड़ा हुआ और बिना कुछ जवाब दिए उसने अपना बैग उठाया और गेट पर आ गया। कॉलेज के गार्ड ने उसे रोका और कहा, अभी छुट्टी होने में 15 मिनट बाकी हैं। तभी वहां हेड टीचर सुधीर सर आ गए और गार्ड से बोले, इसके लिए गेट खोल दो, जाने दो। अश्विन तेजी से घर की ओर भागा, पर सृष्टि तो घर से निकल चुकी थी और रास्ते में घायल भी हो चुकी थी। सृष्टि को रोता बिलखता देखकर भिखारिन वहां से उठकर भाग गई। महापात्रा ने काली शक्ति से संपर्क साधा और बोली, उसे जल्दी मेरे पास लेकर आओ। काली शक्ति ने वापस सृष्टि के शरीर पर कब्जा किया और उसके खून भरे पैरों से महापात्रा के घर की ओर ले गई। महापात्रा के घर पर ताला लगा था। उसके घर के बाहर से जमीन के रास्ते एक छोटी सी सुरंग थी जो उसके तहखाने तक जाती थी। काली शक्ति ने सुरंग के रास्ते से सृष्टि को तहखाने तक पहुंचाकर तुरंत ही उसका शरीर छोड़ दिया। सृष्टि को होश आया। वो दर्द से कराह उठी। सामने महापात्रा अपने भयावह रूप में बैठी हुई थी। वो सृष्टि को होश में आया देखकर बोली, स्वागत है तुम्हारा। पिछली बार बच गई थी, इस बार तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पिछली बार तंत्र में गिर जाने के कारण महापात्रा की एक आंख और बाल जल चुके थे और उसके शरीर के ऊपर जलने के निशान थे। सृष्टि की उसे देखकर चीख निकल गई और वो महापात्रा से बोली, तुम तो नौकरी छोड़कर विदेश चली गई थी ना, और तुम इतनी डरावनी क्यों दिख रही हो? महापात्रा बोली, मेरे शरीर की ये हालत तेरे और तेरे भाई की वजह से हुई है, पर मैं अपने दुश्मन को इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। तुझे इतनी भयानक मौत दूंगी कि तेरा भाई मुझे हमेशा याद रखेगा। सृष्टि रोने लगी और रोते रोते महापात्रा से बोली, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा भाई ना ही तुझे जीने देगा और ना ही मरने देगा। अभी जिस हालत में है ना तू, उससे भी ज्यादा भयानक हालत में जिंदा रहेगी और मौत भी नहीं आएगी। इधर सृष्टि महापात्रा को चेतावनी दे रही थी कि अश्विन उसे घर पर देखने के लिए पहुंचा। अश्विन घर के गेट पर पहुंचा तो गेट खुला पड़ा था। अश्विन ने आवाज लगाई, श्री श्री कहाँ हो? अश्विन अपने बगीचे में पहुंचा और माथुर आंटी को आवाज दी, माथुर आंटी, सृष्टि आपके यहाँ आई है? माथुर आंटी को जवाब देती कि तभी माथुर आंटी के बगल में रहने वाली पूजा ने अश्विन को बताया, अश्विन, तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने सृष्टि को घर के बाहर नंगे पैर जाते देखा था। अश्विन बोला, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? पूजा बोली, मैं उसे जब तक आवाज देती वो काफी आगे निकल गई थी। अश्विन ने पूछा, वो किस तरफ गई थी? पूजा बोली, मैंने उसे मेन रोड की तरफ जाते देखा था।
अश्विन तेजी से घर के बाहर निकला और दरवाजा बंद करते हुए मेन रोड पर चला गया। सृष्टि कहीं नहीं दिख रही थी। वो खुद से बोला, मेरा इंट्यूशन गलत नहीं हो सकता, सृष्टि जरूर किसी मुसीबत में है। अश्विन मेन रोड पर कुछ दूर तक चलता रहा कि तभी उसे बड़े से कूड़ेदान के पास एक भिखारिन बैठी दिखे। अश्विन ने उससे पूछा, माई, इधर किसी लड़की को देखा है? भिखारिन ने कोई जवाब नहीं दिया। अश्विन आगे बढ़ने लगा तो भिखारिन ने पीछे से आवाज लगाई और बोली, जिसे ढूंढ रहा है क्या वो पागल है? अश्विन उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ने लगा। भिखारिन ने फिर से आवाज लगाई और बोली, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक लड़की आई थी, नंगे पांव जानबूझकर कांच पर चल रही थी। अश्विन को याद आया कि पूजा कह रही थी कि सृष्टि नंगे पांव घर के बाहर गई है। उसने मोबाइल में सृष्टि की फोटो भिखारिन को दिखाई और पूछा, क्या वो लड़की यही थी? भिखारिन देखते ही पहचान गई और बोली, हाँ यही थी, पर ये तो पागल ही है, खुद ही बोतल तोड़ी और उसके ऊपर नंगे पांव चल रही थी और कुछ देर बाद खुद ही रोने लगी। अश्विन को सृष्टि की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी और वो भिखारिन की बताई हुई दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। अश्विन के दिमाग में विचार आया कि कहीं इन सब में महापात्रा का हाथ तो नहीं है। उसने मोबाइल में श्री की भेजी हुई महापात्रा के हाउस की लोकेशन को देखा। वो बोला, ये तो वही रास्ता था जो महापात्रा के घर जाता है, जरूर इसमें महापात्रा का हाथ है। अश्विन भागते हुए महापात्रा के घर पहुंचा, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। अश्विन वहीं खड़े होकर खुद से कहने लगा, ये तो बंद है, अगर सृष्टि यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? अश्विन को अंदाजा ही नहीं था कि महापात्रा ने उसे बाहर के रास्ते से तहखाने में बंद कर लिया है। अश्विन रोड पर थोड़ी देर घूमता रहा। उसके बाद उसने प्रभाकर सर को फोन मिलाया और बोला, सर मेरी बहन गायब हो गई है, मुझे पता चला था कि उसे काफी चोट भी लगी है, सब जगह ढूंढ लिया है पर समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गई, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? प्रभाकर सर ने कहा, तुम चिंता मत करो अश्विन, मैं अभी प्रभु जी और इंस्पेक्टर खान को तुम्हारे पास भेजता हूँ। आई एम श्योर वो सृष्टि को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो कुछ देर तक उसी सड़क पर सृष्टि को ढूंढ रहा था कि विशाल का फोन अश्विन के पास आया और उसने पूछा, अश्विन सब ठीक है ना? तुम एकदम से उठकर चले गए, आई होप सब ठीक है। अश्विन ने विशाल को बताया कि सृष्टि कहीं खो गई है और वो नादरू के सबसे बड़े बंगले महापात्रा हाउस के पास उसे ढूंढ रहा है। विशाल अश्विन से बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ संजय और सुनील जी भी वहां पर आ रहे हैं। अश्विन ने फोन रख दिया। कुछ ही मिनट में इंस्पेक्टर खान और प्रभु जी गोखले तेज गति से वहां पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास की जगह पर सृष्टि को खोजा पर वो कहीं नहीं दिख रही थी। वो इस बात से अनजान थे कि सृष्टि महापात्रा के घर में ही है और तहखाने में बंदी हुई है। वो सभी सृष्टि को आसपास की जगह में खोजते रहे, लेकिन तहखाने में महापात्रा बेफिक्र होकर जोर जोर से हंस रही थी और सृष्टि से कहने लगी, एक बार तेरा भाई मुझसे जीत गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे बार बार जीतेगा। इस बार वो इस लड़ाई में हारेगा, तेरी जान हारेगा। सृष्टि महापात्रा की रग रग से वाकिफ थी। वो अपने पैर को पास में खींचते हुए खुद से बोली, मेरे ही चुनाव ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे सद्बुद्धि देना ताकि मैं इसके जैसे लोगों का साथ कभी ना दूं। महापात्रा बोली, तू अगला जन्म तब लेगी जब मैं तेरी आत्मा को आजाद करूंगी। अब तुझे तो मैं अपना कैदी बनाकर रखूंगी। सृष्टि के पैरों में बेइंतहा दर्द था, पर अब वो शांत हो गई थी। अपना अंतिम समय जानकर उसने विरोध करना बंद कर दिया था। सृष्टि खुद से बोली, भाई ने कहा था कि काला जादू किसी का सगा नहीं होता है, एक का दुख दूसरे का सुख होता है। महापात्रा ने उसे खींचकर एक बड़े से पत्थर पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर बांधकर विधि शुरू कर दी, लेकिन अश्विन ने भी हार नहीं मानी थी। सृष्टि की तकलीफ कहीं ना कहीं उसे अपने दिल में महसूस हो रही थी। वो इंस्पेक्टर खान से बोला, सर पूरा दिन नहीं है हमारे पास, श्री किसी बड़े खतरे में है, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रहा है। इंस्पेक्टर खान ने अश्विन की तकलीफ देखते हुए प्रभु जी गोखले से कहा, गोखले तुम सृष्टि की एनर्जी को आइडेंटिफाई करो। प्रभु जी गोखले ने अश्विन से कहा, तुम्हारे पास सृष्टि की कोई पिक्चर है? उसने अपने मोबाइल में सृष्टि की पिक्चर दिखाई। उसने पिक्चर को देखकर आंखें बंद की और इंस्पेक्टर खान से कहा, सर सृष्टि महापात्रा हाउस में ही है। उसी वक्त सुनिधि, संजय और विशाल भी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर खान ने उनसे कहा, अंदर खतरा है, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। विशाल ने रिक्वेस्ट की, सर हमें भी हेल्प का मौका दीजिए। इंस्पेक्टर खान उन सबसे बहस नहीं करना चाहते थे और उन्होंने एक झटके में उस घर के बड़े से गेट का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। घर में कोई नहीं था। तभी अश्विन गोखले से बोला, इस घर में एक तहखाना है, हमें वहां पर चेक करना चाहिए। अश्विन ने उन्हें तहखाने तक का रास्ता दिखाया। इंस्पेक्टर खान, गोखले, अश्विन, विशाल, सुनिधि और संजय छिपते हुए तहखाने में पहुंचे। अश्विन ने जैसे ही सृष्टि को देखा वो सृष्टि की ओर भागा, लेकिन प्रभु जी गोखले ने उसे रोक दिया और महापात्रा के पास रखे हुए बड़े से फरसे की ओर इशारा किया। वो अश्विन से बोला, 2 मिनट सोचकर तब अंदर चलते हैं, वरना वो सृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। महापात्रा ने सृष्टि को एक पत्थर पर बांध रखा था और उस पर भस्म डाल रही थी। सृष्टि बहुत खून बहने के कारण बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। गोखले बोला, सर हमें जल्दी करनी चाहिए, ये सृष्टि की बलि देने वाली है। लेकिन तब तक महापात्रा ने फरसा हाथ में उठा लिया था। अश्विन किसी की भी परवाह किए बिना तेजी से महापात्रा की ओर दौड़ा और बोला, खबरदार जो मेरी बहन को हाथ लगाया। महापात्रा अश्विन को वहां देखकर बुरी तरह से चौंक गई। पिछली बार अश्विन की शक्ति से हारने के बाद वो अश्विन से डरने लगी थी। अश्विन को देखते हुए वो बोली, तू कैसे कहीं भी कभी भी मेरा खेल बिगाड़ने के लिए पहुंच जाता है। कहते कहते ही उसने फरसा सृष्टि की ओर तेजी से मार दिया। अश्विन कुछ नहीं कर पाया।
और वो स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। लेकिन गोखले अपनी तेज गति के साथ तब तक वहां पहुंच गया था और उसने महापात्रा का हाथ कस के पकड़ लिया था। गोखले महापात्रा से बोला, बस करो मैडम, कितना आतंक मचाओगी? हमारे रहते तुम किसी को भी मार लोगी तो हमारे होने का फायदा ही क्या? महापात्रा अपना पूरा जोर लगाकर भी गोखले का हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। संजोय ने उसके दोनों हाथ अपनी फ्रीजिंग वेव से जमा दिए। महापात्रा उनके चमत्कारों को देखते हुए बोली, तुम लोगों के पास कमाल की शक्ति है, मेरे साथ मिल जाओ, हम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, गोखले हंसते हुए बोला, मैडम तुम सुधरोगी नहीं, इस हाल में भी तुम हमें बरगलाने में लगी हो। अपना हाल देखा है, हमें भी ऐसा ही बनाना चाहती हो क्या? गोखले और इंस्पेक्टर खान महापात्रा को अपने साथ ले जाने लगे तो इंस्पेक्टर खान अश्विन से बोले, तुम चिंता मत करो, मैं इसे आइसोलेटेड रूम में रखूंगा। अश्विन बोला, थैंक्स सर, आप नहीं होते तो श्री नहीं मिलती। अश्विन सृष्टि के पास गया और उसके पैरों की चोट देखकर जोर जोर से रोने लगा। सुनिधि उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अश्विन खुद को संभालो और सृष्टि को जल्द से जल्द घर लेकर चलो। उसने सृष्टि की रस्सियां खोली और उसे गोद में उठा लिया। विशाल जल्दी से ऑटो लेकर आया और अश्विन सृष्टि को ऑटो में घर ले गया। अश्विन ने घर पहुंचकर सृष्टि को सोफे पर लिटाया और उसके पैर में लगे हुए कांच को बाहर निकालते हुए रोते हुए कहने लगा, कैसा भाई हूं मैं अपनी बहन की रक्षा भी नहीं कर पाया। बड़ा जिम्मेदार बनकर श्री को अनाथालय से यहाँ पर लाया था पर उसे संभाल नहीं पाया। अश्विन ने सृष्टि के लिए अपने इंटरफेस से चमत्कारी फल निकाला और जब तक वो उसे खिलाए सृष्टि को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आखिरी सफर पर है। अश्विन ये देखकर बहुत डर गया। क्या ये सृष्टि के जीवन के आखिरी पल हैं? क्या अश्विन सृष्टि को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अश्विन ने चमत्कारी फल हाथ में लिया ही था कि उसने देखा सृष्टि की सांसें उखड़ रही थीं। अश्विन सृष्टि से बोला, सृष्टि आंखें खोल। सृष्टि को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। अश्विन चमत्कारी फल उसके मुंह तक ले गया और सृष्टि से बोला, श्री प्लीज उठ जा और ये फल खा ले। अश्विन की पुकार सुनकर सृष्टि ने आंखें खोली। अश्विन ने सृष्टि के मुंह में चमत्कारी फल रख दिया और दौड़कर अश्विन रसोई में गया और एक कटोरी में हल्दी घोलकर वापस आया। तब तक सृष्टि उठकर बैठ गई थी। उसके पैर के घाव भी पहले से कम हो गए थे। अश्विन ने उसके पैरों पर छुपे हुए 2 कांच के टुकड़े निकाले और उन पर हल्दी का लेप लगाया और बोला, माफ कर दे बहन, मेरे होते हुए तुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतने दिन जिन लोगों से लूटपाट मैंने की है ये उन्हीं की बददुआएं लगी हैं मुझे। ये तो सजा मुझे काटनी ही पड़ेगी। अश्विन सृष्टि से बोला, तूने जो किया था नादानी में किया था, खुद को कोसना बंद कर। सृष्टि बोली, कोस नहीं रही हूँ भाई, पर आज मुझे आपकी बात का मतलब समझ आया है। जब आपने कहा था कि काले जादू का मतलब है एक इंसान का घाटा और दूसरे का मुनाफा, पर अब मैं इस विद्या को सीख चुकी हूँ। अभी मेरे अंदर है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अश्विन ने सृष्टि के सर पर हाथ रखा और बोला, जो सीखा है उसे सही जगह प्रयोग करना या फिर उसका प्रयोग ही नहीं करना, ये सब तेरे हाथ में है। अश्विन ने सृष्टि को गहरी सोच में डूबते देखा तो उसने बात को पलटते हुए सृष्टि से बोला, अरे ये सब छोड़, मुझे ये बता तू महापात्रा के घर कैसे पहुंची? सृष्टि विचारों से वापस आते हुए बोली, भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सोफे पर बैठकर न्यूज देख रही थी और उसके बाद मुझे यही याद है कि मैं एक पेड़ के नीचे थी और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। शायद मेरे पैर में कुछ चुभ गया था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं तहखाने में थी। अश्विन बोला, ऐसे कैसे तू वहां पर पहुंच गई और तुझे कुछ याद भी नहीं? सृष्टि को बात समझ में आ गई थी। वो अश्विन से बोली, भाई मुझे लगता है महापात्रा ने मुझे वश में करवाया था, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। अश्विन बोला, वो ऐसा दोबारा भी कर सकती है? सृष्टि बोली, मैं इस तंत्र से बचाव का उपाय जानती हूँ, मुझे रात में ही उस तंत्र का तोड़ बनाना पड़ेगा। अश्विन सृष्टि से बोला, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, अब से मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। सृष्टि अश्विन को कन्विंस करती है और कहती है, भाई तंत्र से बचाव करना जरूरी है। अश्विन सृष्टि से बोला, मुझे लगता है कि तुझे एक चमत्कारी फल और खा लेना चाहिए ताकि पहले ये तेरे बचे हुए घाव भी ठीक हो जाए, फिर तू बनाती रहना अपने बचाव का उपाय। अश्विन ने एक चमत्कारी फल उसी वक्त इंटरफेस से निकाला और सृष्टि को दे दिया। सृष्टि हंसने लगी और उसने फल को हाथ में लेते हुए अश्विन से पूछा, भाई इस फल को आप ही प्रोड्यूस करते हो ना? अश्विन ने हामी में सर हिलाते हुए सृष्टि से कहा, केवल चमत्कारी फल ही नहीं, मैं स्टार फ्रूट और मैरो फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सृष्टि ने कहा, आप तो अवेकन बनते ही डॉक्टर बन गए, सारी मर्जों की दवा चमत्कारी फल। अश्विन हंसने लगा और सृष्टि से बोला, मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद कर, अब थोड़ा आराम कर ले। सृष्टि अपने कमरे में गई और 2 लाल रंग के धागे को कुछ मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित किया। अश्विन अभी भी जाग रहा था। आज सुबह के पूरे किस्से को सुनकर वो परेशान था। सृष्टि ने अश्विन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और बाहर से बोली, भाई दरवाजा खोलो। अश्विन ने घबराते हुए जल्दी से दरवाजा खोला और बोला, क्या हुआ श्री, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सृष्टि बोली, अरे आप इतना पैनिक मत हो, मैं तो आपको ये लाल धागा देने आई थी, आप इसे अपने गले में पहन लो। मैंने इसे 11 मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया है। ये धागा हमारे पास होते हुए कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास भी नहीं फटकेगी। अश्विन के मुंह से निकला, वाह ये हुई ना बात, विद्या का सही उपयोग। सृष्टि जोर जोर से हंसने लगी और अश्विन ने वो धागा तुरंत ही पहन लिया और सृष्टि उसके कमरे में आकर बैठ गई। अश्विन सृष्टि से बोला, वैसे ये काम तू कल सुबह भी कर सकती थी।
सृष्टि बोली, नहीं भाई, मैंने आपसे कहा था ना, महापात्रा इतनी जल्दी अपने किसी दुश्मन को छोड़ती नहीं है। मुझे अभी भी डाउट है कि वो फिर से कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी ताकि हम दोनों से बदला ले सके। अश्विन ने जवाब दिया, वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, अब वो क्या कर सकती है। सृष्टि अश्विन से बोली, महापात्रा के लिए जीने का मतलब ही काला जादू है, हम दोनों उसके जादू के बीच में आ गए हैं। अश्विन ने सृष्टि के हाथ के ऊपर हाथ रखा और बोला, रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। खैर मुझे ये बताओ कि उसने तुझे अपना सारा जादू सिखा दिया है और अब तो तू भी इस काले जादू को पूरी तरह से जानती है। सृष्टि बोली, आज महापात्रा कह रही थी कि उसने मुझे सब कुछ नहीं सिखाया है, मेरे पास उसकी दी गई काली किताब है जिसमें काले जादू के गूढ़ रहस्य हैं। अश्विन सृष्टि से कहता है, तू इस विद्या को पूरी तरह से सीख और इसका उपयोग किसी अच्छे काम में करना। सृष्टि अपने गले में पहने हुए धागे को पकड़ते हुए कहती है, अब महापात्रा हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर सृष्टि उठी और अपने कमरे में चली गई और अश्विन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गया। अश्विन ने इंटरफेस चेक किया और बोला, महापात्रा से बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए आज। अश्विन खुद से बोला, अगर आज लॉटरी सिस्टम नखरे ना दिखाए तो मैं बहुत सारे फल खाना चाहूंगा। अश्विन इंटरफेस खोलकर लॉटरी व्हील को घुमाने वाला था कि इंस्पेक्टर खान का कॉल आया। वो अश्विन से बोले, अश्विन एक बुरी खबर है, महापात्रा जेल से भाग गई है। अश्विन ने पूछा, मगर सर आपने तो उसे एक आइसोलेटेड कमरे में रखा था। इंस्पेक्टर खान बोले, उसने कल सिक्योरिटी गार्ड को अपने वश में कर लिया था और उसे हिप्नोटाइज करके वो हमारी नजरबंदी से भाग गई। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं कि अगर वो उनके घर पर आए तो वो बस इंस्पेक्टर खान को एक मिस कॉल दे दें ताकि वो जल्द से जल्द अश्विन के घर पहुंच सके। आज के एक्सीडेंट के बाद अश्विन बहुत घबरा जाता है, पर उसे सृष्टि के लिए डर लगता है और वो खुद से कहता है, ये बहुत गलत हुआ, कहीं महापात्रा सृष्टि को अपने वश में करके फिर से नुकसान ना पहुंचाने लगे। अश्विन अपनी खिड़की से झांक कर बाहर देखता है और फिर घर के बाहर जाकर मेन रोड पर भी देखकर आता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अश्विन खुद से कहता है, सृष्टि सही कह रही थी, ये महापात्रा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अश्विन रात भर अपने घर की निगरानी करता है और सुबह के समय तैयार हो जाता है और सृष्टि से कहता है, मैं तुझे आज स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगा, जल्दी तैयार हो जाओ। सृष्टि पूछती है, भाई तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे हो? अश्विन कहता है, आज मेरी कॉलेज की छुट्टी है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर घर पे वापस आकर अपने कुछ काम निपटा लूंगा। सृष्टि जल्दी से तैयार हो जाती है और अश्विन के साथ स्कूल चली जाती है। अश्विन सृष्टि को स्कूल छोड़कर महापात्रा की खोज में निकल गया और इंस्पेक्टर खान को फोन करके बोला, हेलो सर, महापात्रा का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर खान कहते हैं कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई भी अवेकन उसकी एनर्जी को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। अश्विन महापात्रा को ढूंढने उसके घर जाता है, पर वहां कोई नहीं मिलता। तो अश्विन खुद से कहता है, जमीन खा गई है या ऐसे आसमान निकल गया है, ये तो गायब ही हो गई है। तभी अश्विन को महापात्रा के घर के बाहर इंट्यूशन होता है और वो कहता है, मुझे सृष्टि के स्कूल जाना चाहिए। अश्विन श्री के स्कूल की तरफ भागता है। अश्विन कुछ देर के लिए स्कूल पर निगरानी रखता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद उसे स्कूल के बाहर के पेड़ पर कुछ हलचल सी महसूस होती है। अश्विन थोड़ा ध्यान से देखता है तो महापात्रा पेड़ पर चुपचाप छिपी हुई बैठी होती है। अश्विन उस वक्त सूरज सर को फोन करके कहता है, हेलो सर, महापात्रा सृष्टि के स्कूल के बाहर है, आप जल्दी आ जाइए और प्लीज मिस्ट्री पुलिस को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। कुछ ही देर में प्रभाकर सर आत्माराम सर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। आत्माराम महापात्रा को दूर से देखते हैं और बोलते हैं, ये कोई साधारण जादूगरनी नहीं है, अपनी ही नहीं बल्कि न जाने कितने लोगों की आत्माएं इसके शरीर में कैद हैं। ये बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर छुपाई हुई है, जिस कारण से इसकी एनर्जी को पकड़ पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। महापात्रा सृष्टि को पकड़ने का मौका ढूंढ रही होती है कि तभी पीछे से अश्विन की आवाज आती है, क्यों मैडम, गोखले के समझाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आया? बड़ी ढीठ हो तुम, बार बार मुझसे अपनी बेइज्जती करवाने में तुम्हें मजा आता है क्या? अश्विन के कहते ही महापात्रा ने नीचे देखा और अश्विन की ओर गुस्से से देखकर बोली, मैं तो ढीठ हूं ही, लेकिन तू भी कम ढीठ नहीं है, हर जगह मेरे पीछे ही पहुंच जाता है। महापात्रा पेड़ से नीचे कूदती है और एक बार और कोशिश करती है कि अश्विन उसके बस में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महापात्रा भागने की कोशिश करती है, लेकिन अश्विन उसे पीछे से गले से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हें ऐसे लोगों के हवाले करूंगा जो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, सारा काला जादू भूल जाओगी तुम। आत्माराम सर महापात्रा की आत्मा को पकड़ लेते हैं और साथ ही उसके अंदर की कैद सभी आत्माएं भी आत्माराम के कब्जे में आ जाती हैं और वो पल भर में उन सबको ब्लैक होल में डाल देते हैं। महापात्रा निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ी। अश्विन बोला, सर ये क्या किया आपने? मैं तो इसे सिर्फ पकड़ना चाहता था, जान से नहीं मारना चाहता था। आत्माराम सर बोले, अश्विन इसे मारने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, आज हम इसे फिर से पकड़ लेते तब भी अपनी विधियों को पूर्ण करने के लिए सक्षम थी। ऐसे लोग सिर्फ अपने पर्सनल ग्रजेस ही नहीं निकालते, ये देश को भी संकट में डालने से नहीं चूकती। ये जब तक तुम्हारी और सृष्टि की आत्मा को अपने कब्जे में नहीं कर लेती, ये तुम्हें परेशानी करती रहती। प्रभाकर सर बोले, क्रिमिनल अवेकन्स की मुसीबत कम थी जो अब काला जादू भी हमें परेशान करने लगा। प्रभाकर सर बात कर ही रहे थे कि पद्मा की बॉडी अपने आप गायब होने लगी। प्रभाकर सर ने आत्माराम से पूछा, इसकी बॉडी क्यों गायब हो रही है? आत्माराम बोले, ये कोई मामूली औरत नहीं थी बल्कि जीती जागती पिशाचिनी थी। न जाने इसने कितने मासूमों को मारा, उनकी आत्माओं को कैद किया है और हो सकता है कि इसने उनके रक्त का पान भी किया हो। इसका शरीर काफी पहले ही मर चुका था, पर यह अपनी शक्तियों पर जी रही थी, इसीलिए इसका शरीर अपने आप गायब हो रहा है। अश्विन, प्रभाकर सर और आत्माराम सर वहां से फौरन निकल गए। हालांकि अश्विन महापात्रा की मौत से डिस्टर्ब था, लेकिन उसे ये तसल्ली थी कि अब सृष्टि सुरक्षित है। अश्विन कॉलेज खत्म होने के समय से पहले घर भी आ गया। घर पहुंचकर वो खुद से बोला, मैं आज सृष्टि के लिए कुछ हेल्दी खाना बनाऊंगा,
सृष्टि को मेरे हाथ का बीन्स पुलाव बहुत पसंद है, वही बना लेता हूँ। कहते हुए वो अपने बगीचे में चला गया। उसने बीन्स तोड़कर एक तरफ रख ली और फिर अपनी कमीज उतारकर अपनी नई तलवार से प्रैक्टिस करने लगा। माथुर आंटी अश्विन को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगी और अपनी खिड़की से बोली, अश्विन बेटा, वैसे तुम कुछ महीनों में काफी खूबसूरत हो गए हो। अश्विन उनकी बात सुनकर शर्मा गया और अपनी कमीज पहनते हुए बोला, आंटी, आज मैं सृष्टि के लिए बीन्स पुलाव बना रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप आकर खा सकते हैं। माथुर आंटी बोली, हाय बेटा, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जब से राक्षसों ने हमारी बस्ती और माथुर जी पर हमला किया है, माथुर जी का दिमाग थोड़ा खिसक गया है। हर वक्त चौकीदारी ही करते रहते हैं। उन्हें 2 मिनट के लिए भी घर पर अकेला छोड़कर जाती हूँ तो पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं कि राक्षस आ गए, राक्षस आ गए। अब बताओ, कहीं जाऊं भी तो कैसे। माथुर आंटी की आवाज सुनकर बाकी पड़ोसी भी अपनी खिड़की में आ गए। सब माथुर आंटी की बात पर जोर जोर से हंसने लगे। अश्विन को लगा कि उसे अपने पड़ोसियों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टिप्स देने चाहिए। अश्विन उन सभी को देखते हुए बोला, जब भी आप लोग ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाएं, तो उस वक्त पैनिक होने की जगह सबसे पहले सुरक्षित स्थान ढूंढें, जहां आप सुरक्षित रह सकें। कभी भी किसी भी अवेकन से भिड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपका सर बचा रहेगा तो आपके जिंदा रहने की उम्मीद बनी रहेगी। इसीलिए अपने सर को बचाने के लिए सर के ऊपर कोई मजबूत चीज रख लें। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए तो आप 99% सेफ रह सकते हैं। अश्विन अंदर आने लगा तो माथुर आंटी से बोला, और माथुर अंकल को समझाइए कि वो अवेकन से लड़ने की तैयारी ना करें, बल्कि अपने सर को सलामत रखने की तैयारी करें। अश्विन की बात माथुर आंटी को बहुत अच्छी लगी। अश्विन अपनी बात कहकर बीन्स लेकर अंदर चला गया। माथुर आंटी खिड़की से चिल्लाते हुए बोली, बेटा, मैं तो आज ही हेलमेट लेकर आऊंगी। अश्विन ने जल्दी से सृष्टि के लिए बीन्स पुलाव बना दिया और कुछ देर बाद सृष्टि भी घर आ गई और अश्विन से बोली, भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या महापात्रा के साथ पुलिसकर्मी सेफ होंगे? अश्विन उस वक्त सृष्टि को कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता है और उससे कहता है, अरे सुरक्षित ही होंगे, तो उनकी चिंता छोड़, वो अब मर चुकी है, और ये पुलाव खाकर बता कि कैसा बना है। सृष्टि ने अश्विन से पूछा, कैसे हुआ? अश्विन ने सारी बात बताई और फिर सृष्टि और अश्विन बहुत देर तक इसके बारे में बात करते रहे। फिर अश्विन ने घड़ी देखते हुए कमीज बदली और बोला, मैं फूड डिलीवरी करके आता हूँ, तब तक तू रेस्ट कर ले। फूड डिलीवरी के बाद अश्विन और सृष्टि ऐसे क्लास में पहुंच गए और अश्विन बोला, ये सारे अवेकन स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठे क्यों खड़े हैं और सारे मेंटर्स भी उनके सामने खड़े हुए हैं, आखिर चक्कर क्या है? सारे स्टूडेंट्स के आने के बाद प्रभाकर सर बोले, माय डियर स्पेशल अवेकन स्टूडेंट्स, कल के ड्रिल टेस्ट में आप लोग अव्वल नंबर से पास हुए हैं। किसी की खूबियां बहुत उभर कर आई तो किसी की खामियां भी हमें पता चली, पर मैं विशाल से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, जो लड़ाई के समय अपने आसपास के लोगों को बचाने की बजाय खुद ही तहखाने में छुप गया। इसीलिए ड्रिल टेस्ट में उसे 0 मार्क्स मिलते हैं। अब हम आपके टीचिंग पैटर्न्स में थोड़ा बदलाव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चेंज को भी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। अनाउंसमेंट के बाद सभी मेंटर्स और स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में चले गए। अश्विन सृष्टि को आत्माराम सर की क्लास में छोड़ने जा रहा था कि उसकी नजर अनंत सर के कमरे में पड़ी, जहां नेट का फाउंडर निक बैठा हुआ था। उसने सृष्टि से कहा, श्री, तू क्लास में जा, मुझे प्रभाकर सर की क्लास के लिए लेट हो रहा है। सृष्टि खुद ब खुद अपनी क्लास में चली गई और अश्विन अनंत सर के रूम के बाहर खड़ा हो गया। निक अनंत से कह रहा था, तुमको अब हमारा पाठ मान लेना चाहिए। तुम्हारा कंट्री में भी बहुत सारा क्रिमिनल अवेकन्स है। कंट्री को बचाना ही हमारा प्रायोरिटी है। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, इसी में हम दोनों का फायदा है। अनंत सर निक को कई बार मना कर चुके थे, इसीलिए वो सख्त होते हुए बोले, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। तुम्हें हमेशा से डिक्टेटर बनना था और मुझे मेरी कंट्री का सेवक। मैं वही करूंगा जो मेरे लोगों के हित में होगा। उम्मीद है अब ये प्रस्ताव लेकर आप कभी मेरे पास नहीं आओगे। अब तुम जा सकते हो। अश्विन ने निक की शक्ल देखी, वो गुस्से से तिलमिला गया था। वो बिना कुछ बोले अनंत के कमरे से बाहर आ गया। अश्विन दरवाजे से सटकर खड़ा था। वो कमरे से थोड़ा दूर हो गया और निक अपने सेक्रेटरी मिस्टर जॉन से बोला, डिस्ट्रॉय दिस सत्यमेव। क्या अनंत ने निक की बात ना मानकर कोई गलती कर दी है और क्या सच में निक सत्यमेव को डिस्ट्रॉय कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अश्विन ने निक की बात सुनी और वो उसकी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। वो क्लास में गया और प्रभाकर सर से बोला, सर, मैंने आज निक को अनंत सर के रूम में देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत सर ने जब उसे मना कर दिया था तो वो बाहर आकर अपने सेक्रेटरी जॉन को ऑर्डर दे रहा था कि सत्यमेव जयते को खत्म कर दिया जाए। प्रभाकर सर बोले, अश्विन, अनंत सर ये सब कुछ पहले ही जानते हैं कि निक किसी का भी सगा नहीं है। वो डिक्टेटर है जो सिर्फ अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है, चाहे उसके लिए किसी का भी कितना भी नुकसान हो। अश्विन बोला, तो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? हमारी टीम में इतने काबिल सिपाही हैं, अवेकन्स हैं, एक बार उसको सबक सिखाना चाहिए ताकि वो आगे से हमारे बारे में इस तरह से ना सोचे। प्रभाकर सर अश्विन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेशक तुमने सत्यमेव ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन तुम मन से सत्यमेव के सिपाही बन चुके हो। अश्विन ने खुद से कहा, प्रभाकर सर सही कह रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि सत्यमेव रहे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए। प्रभाकर सर ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अश्विन, ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास बहुत ही काबिल सिपाही हैं, बहुत ही काबिल अवेकन्स भी हैं,
लेकिन ये भी सच है कि निक ने अपनी कंट्री में अवेकन्स को एक हथियार बना रखा है, जिन्हें ना मरने का डर है और ना मारने का। उसने उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी डेवलप होने ही नहीं दी ताकि वो पावर्स को कंट्रोल कर पाए। और जहां पर पावर्स के साथ स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है, वहां सिर्फ विनाश होता है। निक से भिड़ने का मतलब है लाखों मासूम लोगों का और अवेकन्स का संहार। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और अपनी प्रैक्टिस करो। इस वक्त सारी क्लासेस अवेकन्स की हथियारों की प्रैक्टिस और शोर शराबे से भरी हुई थी, लेकिन आत्माराम सर की क्लास में सृष्टि अकेले ध्यान में बैठी थी। आत्माराम सर उसे मेडिटेशन कराते हुए कह रहे थे, सृष्टि, ये ब्रह्मांड और हमारा दिमाग हमेशा से एक पारदर्शी धागे से जुड़ा हुआ है। अपना ध्यान अपने दिमाग के आगे वाले भाग पर केंद्रित करो और खुद को ब्रह्मांड से जोड़ने की कोशिश करो। ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्लैक होल है जिसका रास्ता तुम्हारे दिमाग में भी है। तुम्हें बस वो ब्लैक होल खोजना है। सृष्टि ने एकदम से आंखें खोली और आत्माराम सर से बोली, सर, नहीं लग पा रहा है ध्यान, नहीं जुड़ रहे मेरे संपर्क ब्रह्मांड के साथ। मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं ये नहीं कर सकती। आत्माराम सर ने सृष्टि को बड़े प्यार से समझाया, सृष्टि बेटा, तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ये विद्या वही कर सकता है जिसके अंदर आत्माओं को पकड़ने और कैद करने की ताकत हो। अगर अनंत सर ने तुम्हारी ये विद्या देखी है तो वो गलत नहीं हो सकते। चलो फिर से आंखें बंद करो और अपना ध्यान अपने दिमाग के आगे वाले भाग पर लगाओ। सृष्टि ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद सृष्टि ने चौंक कर आंखें खोली और बोली, सर, मुझे बहुत बड़ा ब्रह्मांड दिखाई दिया। आत्माराम सर बिल्कुल शांत थे। वो उससे बोले, तुम्हें ब्रह्मांड नहीं खोजना है, तुम्हें ब्रह्मांड में एक छोटा सा ब्लैक होल खोजना है। सृष्टि ने फिर से आंखें बंद की। उसे ब्रह्मांड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ब्रह्मांड में कोई ब्लैक होल नहीं था। सृष्टि अपने ध्यान में ही बोली, इतने बड़े ब्रह्मांड में एक भी ब्लैक होल नहीं है। आत्माराम सर ने उससे कहा, सृष्टि, अपने आसपास देखो। सृष्टि ने गौर से आसपास देखा तो उसने खुद को महसूस किया जैसे वो किसी बड़े अंतरिक्ष में खड़ी है और बहुत सारे तारे और बहुत सारे ग्रह उसके आसपास हैं और उसके आसपास कोई रोशनी नहीं है। सब कुछ काला है जिसमें टिमटिमाते हुए ग्रह और तारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। सृष्टि धीरे धीरे उस ब्रह्मांड में आगे बढ़ने लगी। बड़े बड़े उल्का पिंड उसके आसपास से होकर जा रहे हैं। एक बड़ा ग्रह उसकी तरफ तेजी से आया पर उसके आर पार निकल गया। उसने चौंक कर अपने शरीर को देखा पर उसे एक भी खरोंच नहीं आई थी। सृष्टि पलटी और उसकी नजर एक काले घेरे पर पड़ी जो आसपास के सितारों को अपनी ओर खींच रहा था। सृष्टि ने ध्यान में ही कहा, सर, ब्लैक होल मिल गया है। आत्माराम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पास में चलती हुई एक चींटी को हथेली से मार दिया और सृष्टि से बोले, तुम्हारे पास में एक चींटी मरी पड़ी है, उसकी आत्मा को खींचो और उस ब्लैक होल में डालो। सृष्टि ने अंतरिक्ष में अपने पैर के पास देखा तो एक चींटी मरी पड़ी थी। उसने चींटी की आत्मा खींच ली। ब्लैक होल की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सृष्टि ने चींटी को उसमें डालने की कोशिश की पर वो खुद ही ब्लैक होल में खिंचने लगी। उसने आत्माराम सर से ध्यान में ही कहा, सर, मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये ब्लैक होल मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आत्माराम सर बोले, सृष्टि, इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मन को स्थिर करना होगा और चींटी की आत्मा को ब्लैक होल में डालना होगा। सृष्टि ने गहरी सांस ली और ब्लैक होल में चींटी को धीरे से छोड़ दिया। उसने आंखें खोली और अपनी जगह पर खड़ी होकर जोर जोर से कूदने लगी और आत्माराम सर से बोली, सर, मैंने कर दिखाया, यस, मैंने कर दिखाया। आत्माराम मुस्कुराए और सृष्टि से बोले, एक बार के अभ्यास से तुम पारंगत नहीं हुई हो, हमें यह अभ्यास विभिन्न जीवों पर करते रहना होगा। सृष्टि ने हामी में सर हिलाया तो आत्माराम सर ने उसके सर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और बोले, जब तक क्लास नहीं होती है तब तक तुम इसी की प्रैक्टिस करोगी। सृष्टि फिर से ध्यान में बैठ गई और छोटी छोटी चींटियों की आत्माओं को ब्लैक होल में जब्त करने लगी। दूसरी ओर अश्विन प्रभाकर सर की क्लास कर चुका था। सूरज सर के साथ वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। सूरज सर अश्विन से बोले, अश्विन, तुमने अब तक लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस की है, लेकिन ये तलवार लकड़ी की नहीं है, बल्कि लकड़ी के बहुत बड़े पेड़ को भी ये केले की तरह काटने में सक्षम है। इस तलवार का नाम है लाल रानी। उसने उनके हाथ से तलवार ली और जोर से टेबल पर वार किया। तलवार के वार से लाल रंग की तेज रोशनी निकली जिससे सूरज और अश्विन को छोड़कर सभी की आंखें चौंधिया गईं। अश्विन ने उस तलवार को देखा और सूरज सर से बोला, सर, इसकी रोशनी सिर्फ आपकी और मेरी आंखों में नहीं लगी, ऐसा क्यों? सूरज सर ने अश्विन से कहा, ये अपने मालिक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है और हमेशा वफादार रहती है। ये तलवार तुम्हारी है और कई सालों तक मैंने इसे चलाया है, इसीलिए इसकी रोशनी हम दोनों की आंखों पर नहीं लगी। अश्विन ने देखा कि टेबल के परखच्चे उड़ गए थे। सूरज सर बोले,
अब तुम तलवारबाजी के सारे गुण जानते हो और इसे चलाने में सक्षम हो, पर फिर भी इसका प्रयोग सोच समझ कर करना। अश्विन ने तलवार को माथे से लगाया और उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अश्विन ने सूरज सर से पूछा, सर मैंने आपके पास तो नीली तलवार देखी थी, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? सूरज सर अश्विन के ऊपर झल्लाते हुए बोले, तुम्हें उस नीली तलवार का नशा हो गया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम उसे संभालने के लिए सक्षम नहीं हो। तुम अगर एक एक करके सीढ़ी चढ़ोगे तो शायद कभी उस नीली तलवार तक पहुंच सको, लेकिन अगर तुम छलांग लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पैर छिल जाएंगे। अश्विन का मुंह उतर गया। वो खुद को तलवारबाजी में पारंगत समझने लगा था, लेकिन सर ने बताया कि अभी वो उसे छूने के भी लायक नहीं है। उसके प्रैक्टिस एरिया के पास ही सुनिधि भी तीरंदाजी कर रही थी। ब्रेक में सुनिधि अश्विन के पास आई और बोली, तुम इस नीली तलवार के लिए इतना पागल क्यों हो? अश्विन ने सुनिधि को बताया, मुझे हमेशा से लगता है कि वो तलवार मेरी है और मेरे लिए ही बनी है। सुनिधि बोली, जो चीज़ हमारी होती है वो हमें देर सवेर मिली जाती है, चिंता मत करो, अगर वो तुम्हारी है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अश्विन मुस्कुराया तो सुनिधि ने पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी कि तुम्हारे और अमायरा के बीच कुछ चल रहा है क्या? अश्विन सुनिधि के द्वारा पूछे गए सवाल से एकदम से चौंक गया और बोला, हमारे बीच कहाँ कुछ हो सकता है, वो तो ए लेवल की अवेकन है और मैं एफ लेवल का। सुनिधि बोले, अच्छा अगर वो तुम्हारे लेवल की होती तो तुम्हारा उसके साथ कुछ होता? अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया और हंसने लगा। सुनिधि को उसके हंसने से अपना जवाब मिल गया था। वो खुद से बोली, अमायरा का तो पता नहीं, लेकिन तुम उसे लाइक करते हो। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अश्विन और सृष्टि क्लास के बाद घर लौट आते हैं। सृष्टि अश्विन को बताती है, भाई आज मैं ब्लैक होल ढूंढने में कामयाब हो गई और मैंने बहुत सारी चींटियों की आत्मा को ब्लैक होल में फेंक दिया। अश्विन कहता है, मुझे तो ये ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है, पर ठीक है, अगर ये सत्यमेव में है तो गलत नहीं होगा। तुझे पता है, मुझे सूरज सर ने जो नई तलवार दी है उस पर मेरा नाम लिखा है, पर न जाने क्यों मेरा पूरा ध्यान हमेशा उनकी नीली तलवार पर लगा रहता है। आज सूरज सर ने मुझे उस तलवार के लिए बहुत डांटा। सृष्टि अश्विन को सांत्वना देते हुए बोली, आपको तो नीली तलवार भी मिलेगी भाई, आप प्रैक्टिस करते रहो। हमें एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना चाहिए, छलांग मारेंगे तो गिर जाएंगे। अश्विन बोला, ये सेम बात आज मुझे सूरज सर ने भी बोली थी। कमाल है, तुम्हारे और सूरज सर के विचार काफी मिलते हैं। सृष्टि हंसने लगी और बोली, भाई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। अश्विन और सृष्टि ढेर सारी बातें करते हुए खाना खाने लगे और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। सृष्टि अपनी स्पेशल एबिलिटी क्लास में सीखी हुई विद्या की प्रैक्टिस करने लगी। अश्विन ने अपने हाथ के टैटू को सहलाया और ज्वाला को प्रकट किया। वो ज्वाला को देखते हुए बोला, आखिर कहाँ गलती हो रही है मुझसे? आखिर ये बड़ा सितारा रोशन क्यों नहीं हो रहा है? निर्देश में कुछ भी नहीं लिखा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ जिससे ये 7 सितारों की माला पूरी हो जाए। अश्विन ने अपना इंटरफेस खोला और खुद से बोला, कॉलेज के और टी स्टॉल के मिलाकर 2200 पॉइंट्स हो गए हैं। अब मैं सिर्फ लॉटरी व्हील घुमाऊंगा, शायद मुझे कोई नया सरप्राइज मिल जाए। अश्विन ने 15 बार व्हील घुमाया और 16वीं बार में लॉटरी व्हील में एक नया खांचा खुला। अश्विन गिफ्ट को देखकर बोला, चीज सैंडविच। अश्विन ने उसे इंटरफेस से बाहर निकाला और बोला, चीज सैंडविच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो श्री का फेवरेट है। अश्विन ने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो उसे सैंडविच कुछ खास पसंद नहीं आया और वो सैंडविच को सृष्टि के कमरे में लेकर चला गया। उसने दरवाजा खटखटाया और सृष्टि से कहा, चीज सैंडविच खाएगी? चीज सैंडविच का नाम सुनते ही सृष्टि लार टपकाती हुई बाहर आ गई और बोली, चीज सैंडविच कहाँ से मिला? अश्विन ने शो ऑफ करते हुए कहा, तुम्हारा भाई अब चीज सैंडविच भी प्रोड्यूस कर सकता है। सृष्टि खुशी से उछल गई और उसने सैंडविच अश्विन के हाथ से छीनकर सीधे अपने मुंह में रख लिया और उसका स्वाद लेते हुए बोली, भाई बाय गॉड, इतना टेस्टी सैंडविच मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया है। क्या मुझे एक और सैंडविच दे सकते हो? अश्विन बोला, अभी तो ये लॉटरी में निकला है, जब ये अपर लिमिट में आ जाएगा तब ये स्टोर से खरीदा जा सकता है। सृष्टि ने मुंह बनाया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अश्विन को सृष्टि को कुछ भी खिलाने के बाद इतनी संतुष्टि होती थी जितनी उसे खुद खाने के बाद भी नहीं होती थी। वो खुद से बोला, बिल्कुल चटोरी है ये, कुछ भी खाने को दे दो सब अच्छा लगता है। वो अपने कमरे में वापस आ गया और बचे हुए पॉइंट से लॉटरी व्हील घुमाकर अपनी किस्मत आजमाने लगा। अश्विन के एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसे कुछ भी नहीं मिला। अश्विन इंटरफेस में निर्देश ऑप्शन पर गया। निर्देश में साफ साफ लिखा हुआ था कि चीज सैंडविच आपके लिए एक लग्जरी आइटम है, इसका स्वाद बेमिसाल है और ये आपको दिन भर ऊर्जावान रखने में हेल्प करेगा। अश्विन खुद से बोला, इसका मतलब ये किसी फल की तरह चमत्कारी नहीं है, पर ये हमें एनर्जी दे सकता है। उसने अपना इंटरफेस बंद कर दिया और बोला, चलो सृष्टि के लिए ये अच्छा हो गया। उसे चीज सैंडविच बहुत पसंद है, बाहर खरीदने जाओ तो 250 रुपए से कम का सैंडविच नहीं मिलता है। अब मैं उसे अपने इंटरफेस से ही चीज सैंडविच खिला सकता हूँ। अश्विन अपने कॉलेज बैग से स्पिरिट स्टोन बाहर निकालता है और स्पिरिट स्टोन को देखते हुए बोलता है, तुझे थैंक यू कहना तो भूल ही गया। तेरी वजह से अमायरा कुछ देर के लिए सही पर मेरे पास तो आई, मेरे लिए वही काफी है। अश्विन ने उस स्पिरिट स्टोन को चूमा और वापस अपने बैग में रख दिया और खुद से बोला, मैं कब पहुंचूंगा अमायरा के बराबर। वो अपने सपनों का ताना बाना बुन ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। अश्विन ने फोन उठाया। स्क्रीन पर सूरज सर का नाम शो कर रहा था। वो खुद से बोला, इस वक्त सर का फोन? अब क्या हो गया है जो इतनी रात को फोन कर रहे हैं?
अश्विन ने फोन उठाया और बोला, हेलो सर, सब ठीक है? आपने इतनी रात को फोन किया? सूरज सर बोले, अश्विन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अश्विन बोला, हाँ जी सर बताइए, क्या बात है? सूरज सर बोले, पद्मा महापात्रा के हस्बैंड सम्राट महापात्रा ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। हो सकता है कि पुलिस तुमसे भी पूछताछ करने के लिए आए, पर तुम्हें बस इतना ही कहना है कि तुम महापात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। सूरज सर अपनी बात कहकर फोन काट देते हैं। अश्विन घबरा जाता है और खुद से कहता है, मैं तो तुझे मारना भी नहीं चाहता था। अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा और श्री का क्या होगा? अश्विन रात भर बेचैन होकर कमरे में इधर उधर टहलता रहा। अगली सुबह सृष्टि जल्दी से टी स्टॉल की सब तैयारी करके अश्विन के पास आकर बोली, भाई मैंने चाय बना ली है और बन भी रख लिए हैं, हमें जल्दी से टी स्टॉल खोलना चाहिए। अश्विन सृष्टि से बोला, सच में तूने चाय बनाई है? मुझे विश्वास नहीं होता, आज सूरज किस डायरेक्शन से निकला है? सृष्टि इतराते हुए बोली, भाई मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं चाय क्या खाना भी बना सकती हूँ। हंसते हुए दोनों घर से बाहर निकल गए और टी स्टॉल लगाने के लिए कॉलेज के पास वाली रोड पर पहुंचे। उनके स्टॉल पर कस्टमर पहले ही आ गए थे। अश्विन ने जल्दी से चाय निकाली और छोटे से पेक्टोमैक्स पर जैसे ही तवा रखा वैसे ही 2 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके स्टॉल के सामने आकर रुकी और गाड़ी में से कोट पैंट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी से बाहर निकला। वो अश्विन के स्टॉल के पास आया और उससे बोला, तुम ही अश्विन हो? अश्विन बोला, हाँ बताइए क्या काम है? वो आदमी अश्विन से बहुत रूखे स्वर में बोला, मैं सम्राट महापात्रा, पद्मा महापात्रा का पति। क्या सम्राट महापात्रा अश्विन के लिए कोई नई मुसीबत लेकर आया है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अश्विन सम्राट महापात्रा को सामने देख बहुत बुरी तरह घबरा गया। तभी सृष्टि ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और सम्राट महापात्रा से बोली, क्या काम है? सम्राट महापात्रा ने सृष्टि के तेवर देखे तो उससे बोला, तुम सृष्टि हो? सृष्टि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे पूछा, काम क्या है? अश्विन ने देखा कि उसकी स्टॉल पर खड़े हुए कस्टमर्स ये सब कुछ देख रहे हैं तो उसने सम्राट से कहा, अब थोड़ा दूर चलकर बात करेंगे। अश्विन और सृष्टि टी स्टॉल से दूर जाकर खड़े हो गए और वो उनके पास आया और बोला, मेरी वाइफ पद्मा गुमशुदा है, तुम कुछ जानते हो कि वो कहाँ है? सृष्टि बोली, हमें कैसे पता होगा? वो मेरी स्कूल की साइंस टीचर हैं, मैं क्या उनके अगल बगल ही घूमती रहती हूँ? सम्राट महापात्रा को सृष्टि का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गुस्से में अपने दांत भींचते हुए अश्विन को घूरते हुए बोला, तुम दोनों का कुछ कनेक्शन तो है पद्मा की गुमशुदगी में। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा इसमें हाथ है तो समझ लेना कि तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। सृष्टि अश्विन के आगे आकर खड़ी हो गई और उससे बोली, देखो हमने कुछ नहीं किया है और हम कुछ नहीं जानते हैं, हमें धमकाने से कुछ नहीं होगा, जाकर पद्मा मैम को ढूंढो। सम्राट ने सृष्टि से कहा, पद्मा ने मुझे कई बार बताया था कि तुम लोग उसे बहुत परेशान कर रहे हो। सृष्टि गुस्से में आ गई और सम्राट से बोली, हम परेशान कर रहे थे या वो हमें परेशान कर रही थी? अरे काला जादू करके मुझे मारने की कोशिश की थी उसने। तुम अपनी बीवी की सच्चाई नहीं जानते हो अंकल। सम्राट की आंखों पर पद्मा के प्यार और काले जादू की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वो सृष्टि से बोला, पता है मुझे कि वो काला जादू करते थे, मैं उसकी बदौलत ही कुछ बन पाया हूँ, वरना आज भी किसी सब्जी की रेडी पर सब्जी बेच रहा होता। इस विधि में बलि और त्याग तो चलता ही है, और अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है तो तुमने भी कुछ तो किया ही होगा। सृष्टि उसकी बात सुनकर चौंक गई और सम्राट से बोली, तुम तो पद्मा से भी ज्यादा पागल हो, इतनी उम्र के हो गए हो पर इतना भी समझ नहीं आता कि किसी को जान से मारना कितना बड़ा गुनाह है। सम्राट महापात्रा ने गुस्से में अपने कोट का बटन खोला और सृष्टि की तरफ बढ़ने लगा। तभी अश्विन सृष्टि के आगे जाकर खड़ा हो गया। सम्राट अश्विन की ओर से सृष्टि को देखते हुए बोला, लगता है किसी ने तुम्हें बात करने की तमीज नहीं सिखाई। सृष्टि सम्राट से बोली, मैं सिर्फ उनसे तमीज से बात करती हूँ जो हमसे तमीज से बात करते हैं। सम्राट गुस्से में पलटा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, इस कस्बे के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ, जो जितना पैसा मांगे मुंह पर मारो, पर मुझे कोई क्लू चाहिए ताकि मैं पद्मा को ढूंढ सकूं। और उसकी गाड़ियां अश्विन के स्टॉल के सामने से तेजी से निकल गई। अश्विन सृष्टि से बोला, सही कह रही थी तू, मारा तो हमने भी पद्मा को है, गुनाह तो हमसे भी हुआ है। इस बात पर सृष्टि अश्विन से बोली, भाई हमने उसे नहीं मारा है, उसे उसके कर्मों ने मारा है। हम तो उसके रास्ते में आना ही नहीं चाहते थे, पर उसने हमें जबरदस्ती अपने रास्ते में घसीटा, तो हमारे पास चारा ही क्या था? और उस जैसी औरत को मारना जरूरी था, वरना पता नहीं हम जैसे कितने मासूम लोगों की वो बलि चढ़ा देती। अश्विन ने गहरी सांस ली और सृष्टि से बोला, पद्मा से छुटकारा तो मिल गया, अभी सम्राट हमारे पीछे लग गया। एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। सृष्टि ने बेचारा सा मुंह बनाया और अश्विन से बोली, भाई मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अश्विन सृष्टि के गाल खींचते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा, लड़ने में तो एकदम धाकड़ है तू। क्या फटाक से उसे जवाब दिए, मजा आ गया। तभी उसकी स्टॉल पर खड़े हुए उसके रोज के कस्टमर बंकिम जी ने अश्विन को आवाज लगाई और बोले, अश्विन मुझे चाय दे दो, मुझे देर हो रही है। अश्विन और सृष्टि तेजी से टी स्टॉल की तरफ आए। अश्विन सृष्टि से बोला, मैं फटाफट से बन सेकता हूँ, तू सारे कस्टमर्स को चाय दे दे। अश्विन और सृष्टि ने फटाफट से टी स्टॉल का काम निपटाया। अश्विन ने सृष्टि से कहा, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, तू भी घर जाकर नाश्ता करके स्कूल चले जाना। इतना कहकर अश्विन कॉलेज के लिए निकल गया। अश्विन कॉलेज में पहुंचा तो सारे नॉन अवेकन स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और सुनिधि और संजय टीचर की टेबल के पास खड़े थे। अश्विन के पहुंचते ही कोमल ने अश्विन से कहा, चलो तुम इनके पास खड़े हो जाओ। अश्विन ने अपना बैग बेंच पर रखा और सामने जाकर खड़ा हो गया और कोमल को देखते हुए उसने पूछा, आखिर चल क्या रहा है? सारे नॉन अवेकन स्टूडेंट्स खड़े हो गए और जोर जोर से उन तीनों के लिए तालियां बजाने लगे। अजहर उन तीनों को देखते हुए बोला,
तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। मैंने और पिंकी ने तुम सबकी सारी एक्टिविटी कॉलेज के कैमरा रूम से लाइव देखी थी। अश्विन बोला। कोमल और विशाल तुम भी आ जाओ। कोमल बोला, मैं तो कल सुबह कॉलेज ही नहीं आया था, तो मैं वहां नहीं आऊंगा। विशाल भी उधर जाने में संकोच कर रहा था, तो अजहर बोला, इसे क्यों बुला रहा है, ये तो खुद छिपा हुआ बैठा था। संजोय ने विशाल को देखते हुए कहा, यार अब तू एक अवेकन है, तू चाहे या ना चाहे अब तू एक योद्धा है और तुझे दूसरों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। तू अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। विशाल का आत्मविश्वास पहले से हिला हुआ था। वो आंखें झुकाकर बेंच के ऊपर पेंसिल रगड़ रहा था। अश्विन ने उसे देखा और चलता हुआ उसकी बेंच पर पहुंचा। उसने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबको डर लगता है। कोई अपने डर से जल्दी जीत जाता है तो कोई देर से। तू भी इस डर से बाहर निकल आएगा, मुझे पूरा यकीन है। विशाल ने नजर उठाई और अश्विन को देखा। विशाल की आंखें नम थी। उसने अश्विन को गले लगा लिया। अश्विन ने उससे कहा, अगली बार अपने डर पर काबू करना और इससे जीतना भी। सुनिधि अश्विन के इस लीडरशिप क्वालिटी को बहुत एडमायर कर रही थी। वो खुद से बोली, जितनी बार सोचती हूँ कि अश्विन पर ध्यान नहीं दूंगी, उतनी बार ये मेरा दिल जीत लेता है। तभी सूरज सर क्लास में आए और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सूरज सर बोले, सुनिधि मेरे साथ बाहर आओ। सुनिधि ने अपना बैग उठाया और बोली, आती हूँ पापा। सारे स्टूडेंट्स उसे घूर कर देखने लगे और कोमल बोला, ये सूरज सर की बेटी है, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। कोमल ने अश्विन से पूछा, सुनिधि कौन सी कैटेगरी के वेकन है? अश्विन बोला, मैं नहीं जानता, जब से नए स्टूडेंट्स आए हैं ये हर क्लास में सीखते हैं, इनकी कैटेगरी का पता लगाना मुश्किल है। अश्विन को तभी कोमल से नेगेटिव पॉइंट्स कमाने का आइडिया आया। वो कोमल से बोला, वैसे तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट था ही नहीं, तो सुनिधि के बारे में इतनी जानकारी क्यों ले रहे हो? कहीं वापस लड़की से लड़का तो नहीं बन रहे हो? कोमल को गुस्सा आता है और वो अश्विन से बोलता है, मैं लड़का ही हूँ। कोमल गुस्से में दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गया और अश्विन को प्लस 400 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अश्विन खुद से कहता है, चलो 4 बार लॉटरी स्पिन करने के पॉइंट्स तो मिल गए। वैसे मैं और पॉइंट्स कमा सकता था अगर मैं विशाल को कुछ कह देता, पर पता नहीं मेरे अंदर का अच्छा इंसान क्यों जाग रहा है। वैसे मुझे नेगेटिव पॉइंट्स बनाने के लिए अपनी जुबान को तलवार से भी तेज करना होगा। अश्विन कॉलेज की टॉयलेट में एक रोशनदान के जरिए सितारों से ऊर्जा ग्रहण कर रहा था कि कॉलेज की लास्ट बेल हो गई। अश्विन तेजी से गेट के बाहर पहुंचा और वो जैसे ही घर पहुंचा, सृष्टि सोफे पर बैठी पढ़ रही थी। अश्विन बोला, तू स्कूल से जल्दी आ गई? सृष्टि बोली, आज क्लास जल्दी खत्म हो गई थी। अश्विन को सृष्टि को पढ़ते हुए देखकर राहत मिली। उसने खुद से कहा, भगवान का बड़ा शुक्र है कि मेरी बहन गलत संगत से बाहर आ गई। अश्विन खाना खाकर फूड डिलीवरी के लिए चला गया और जब वो वापस आया तब भी सृष्टि स्कूल का होमवर्क कर रही थी। अश्विन ने सृष्टि से कहा, तू अभी तक पढ़ रही है? हमें ऐसे क्लास के लिए जाना है। सृष्टि उठी और बोली, भाई होमवर्क हो चुका है, मैं तो एक्स्ट्रा पढ़ रही थी। अश्विन बोला, मेरी बहन एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करने लगी है? सृष्टि बोली, भाई पिछले 3-4 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, तो मुझे कवर अप करने के लिए ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा। सृष्टि अपने चप्पल पहनते हुए बोली, चलो भाई मैं रेडी हूँ। अश्विन और सृष्टि स्पेशल एबिलिटी क्लासेस में पहुंच गए। अश्विन कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने अश्विन से कहा, सृष्टि मैडम आत्माराम सर के पास जाएंगे और आप हॉल में चले जाओ। अश्विन ने सृष्टि को आत्माराम सर की क्लास में छोड़ा और अपने आप हॉल में पहुंचा। कोमल ने अश्विन के लिए अपने पास एक सीट रिजर्व करके रखी हुई थी। उसने अश्विन को देखते ही अपने पास आने का इशारा किया तो अश्विन ने मुंह बनाया और इधर उधर देखने लगा। कोमल के नेगेटिव पॉइंट्स अश्विन के इंटरफेस में ऐड हो गए, प्लस 534। अश्विन को सुनिधि के पास एक सीट खाली दिखी और वो सुनिधि के पास जाकर बैठ गया। प्रभाकर सर ने स्टेज से अनाउंस किया, हमने आपको कल बताया था कि हम अपने टीचिंग मेथड्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। पिछले ड्रिल टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि बहुत सारे अवेकन्स सिर्फ स्ट्रेंथ अवेकन हैं और किसी की भी मानसिक शक्तियां जागृत नहीं हुई हैं। हमारे गोखले सर आज आप लोगों को उन शक्तियों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप अपनी मानसिक शक्तियों को भी जागृत कर पाएं। मैं प्रभु जी गोखले से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से परिचित कराएं। प्रभु जी गोखले स्टेज पर आए। बिना किसी को परिचय दिए गोखले ने पंकज को स्टेज पर बुलाया। पंकज स्टेज पर आया। प्रभु जी के हाथ में एक स्पिरिचुअल स्टोन था, उसमें से सफेद रंग की किरणें निकल रही थी। प्रभु जी ने उसे पास रखी टेबल पर रख दिया और पंकज से कहा, अपने मन को एकाग्र करो और अपने दिमाग को एकदम रिलैक्स करो। पंकज ने आंखें बंद करके दिमाग को शांत किया। गोखले ने स्पिरिचुअल स्टोन उठाया और पंकज की दोनों आंखों के बीच उसे रखते हुए मंत्र का उच्चारण किया। वो स्पिरिचुअल स्टोन पंकज की आंखों के बीच चिपक गया और चमकने लगा और फिर उन्होंने अपनी हथेली को पंकज के माथे पर रखा और तकरीबन 1 मिनट के बाद स्पिरिचुअल स्टोन चमकना बंद हो गया। पंकज ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में चमक थी। वो प्रभु जी से बोला, स्पिरिचुअल ग्रोइंग मेथड। प्रभु जी ने उसे डांटते हुए कहा, अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करना है और मुझे रोज रिपोर्ट देनी है, समझे? पंकज स्टेज से नीचे आ रहा था कि अश्विन उसे देखकर खुद से बोला, पंकज की एनर्जी में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये एनर्जी उसके लिए सही नहीं है। गोखले ने पंकज के बाद एक एक करके 18 अवेकन स्टूडेंट्स की मानसिक शक्तियों को जागृत किया। अश्विन ये देखकर खुद से बोला, ये तरीका सही नहीं है क्या? स्पेशल एबिलिटी क्लासेस अब अवेकन प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। सबसे आखिरी में गोखले ने अश्विन का नाम अनाउंस किया। अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका स्टेज पर जाना कहीं उसकी शक्तियों को एक्सपोज ना कर दे। अश्विन बैठा सोच रहा था कि गोखले ने एक बार फिर अश्विन का नाम अनाउंस किया। अश्विन खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ने लगा। प्रभाकर सर बोले, अश्विन थोड़ा जल्दी आओ। अश्विन स्टेज पर पहुंचा। गोखले ने उसके माथे के बीच अपना स्पिरिचुअल स्टोन लगा दिया और सर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ने लगे। अश्विन को ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही कमजोर शक्ति उसके दिमाग में प्रवेश कर रही थी।
ऐसी शक्ति जिसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शक्ति जैसे ही उसके इंटरफेस से टकराई, उसकी छाती में स्थित स्टार मैप के तारे एक साथ इकट्ठा हो गए और उस शक्ति को बुरी तरह रेजिस्ट करने लगे। उसको बहुत असहज महसूस होने लगा और उसे लगा कि उसे उल्टी आने वाली है। उसके शरीर में उसकी अपनी शक्तियां गोखले की शक्तियों का विरोध कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रही थी। कुछ सेकंड्स बाद अश्विन ने आंखें खोली और अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया, लेकिन उसके शरीर में चल रहा ये प्रतिकार उसे असहज महसूस करवा रहा था। अश्विन खुद से बोला, क्या मुझे गोखले सर को इस बारे में बता देना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जान से हाथ गंवाना पड़े। कुछ मिनट बाद उसके शरीर में शांति हुई। उसकी अपनी शक्तियों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था और गोखले की दी गई शक्ति को हराकर उसे शरीर से बाहर फेंक दिया था। 20 अवेकन स्टूडेंट्स को अपनी शक्ति बांटने के बाद प्रभु जी का शरीर पीला दिखने लगा। प्रभाकर सर ने गोखले से पूछा, गोखले क्या तुम ठीक हो? गोखले ने कहा, सर बार बार स्पिरिचुअल स्टोन यूज करने के बाद भी अब मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, पर मैं ठीक हूँ। प्रभु जी गोखले माइक पर आए और बोले, अवेकन स्टूडेंट्स, आज जो आपको ये नई विद्या सिखाई गई है ये भगवान बुद्ध की स्पिरिचुअल पावर है। मैंने कई सालों के अभ्यास से इसको अर्जित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस विद्या को बढ़ाएंगे और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। अश्विन ने मन में सोचा, ये भगवान बुद्धा की स्पिरिचुअल पावर कैसे हो सकती है? किसी को भी स्पिरिचुअल पावर का एहसास खुद से होता है, और अगर किसी को इसका जबरन एहसास करवाया जाएगा तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, एक टीचिंग मेथड है। अब ये टीचिंग मेथड के जरिए अवेकन्स को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं। अश्विन ने गहरी सांस लेते हुए प्रभु जी को देखा। वो अभी भी अपनी बात कह रहे थे। प्रभु जी बोले, अब ये पावर आप सबके पास है। आप इसमें डे बाय डे क्या प्रोग्रेस करेंगे, आप मुझे या अपने मेंटर को रिपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही अश्विन के माथे से पसीना टपकने लगा और वो खुद से बोला, डे बाय डे रिपोर्टिंग, ये मैं कैसे करूंगा? मैं तो इस खेल में बहुत आगे निकल गया हूँ। अगर कुछ भी गलत बताया तो पकड़ा जाऊंगा, और अगर मेरी शक्ति एक्सपोज हुई तो हो सकता है कि ये बात छिपाने के लिए मुझे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाए। इधर अश्विन गोखले को डे बाय डे रिपोर्ट कैसे देगा ये सोच रहा था, और दूसरी तरफ सम्राट महापात्रा ने अपने पैसों के जोर पर नादरू में लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की छानबीन शुरू कर दी थी। सम्राट अपने घर के बड़े से हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि उसके सेक्रेटरी मदन का फोन आया। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो मदन, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से मदन बोला, सर आप यहाँ पर आ जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। सम्राट जैसे ही मदन के पास पहुंचा, मदन ने उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई। इसे देखते देखते सम्राट जोर जोर से रोने लगा। सम्राट ने ऐसा क्या देख लिया है जिसे देखकर उसका सब्र का बांध टूट गया है? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सम्राट महापात्रा बहुत जोर से बोला, अश्विन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सम्राट महापात्रा का सेक्रेटरी मदन कहता है, सर वीडियो में पद्मा मैम एकदम से गायब कैसे हो गई? सम्राट कहता है, यहाँ काम करना चाहते हो तो सवाल कम पूछा करो। सीसीटीवी फुटेज को वहां तक डाउनलोड करो जहां तक ये तीनों पद्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं, और मुझे मेरे मोबाइल पर भेजो। मदन ने सम्राट को फुटेज का कुछ हिस्सा भेज दिया। सम्राट महापात्रा ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन जाना है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस वक्त इंस्पेक्टर आरिफ ड्यूटी पर थे। सम्राट ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना मोबाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? मेरी बीवी अभी तक मुझे नहीं मिली है और शायद अब मिलेगी भी नहीं। सम्राट ने इंस्पेक्टर आरिफ को पूरा वीडियो खोलकर दिखाया। इंस्पेक्टर आरिफ बोले, आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? सम्राट इंस्पेक्टर से बोला, इन तीनों ने ही मेरी पद्मा को मारा है। इंस्पेक्टर आरिफ बोले, मुझे उनके हाथ में कोई हथियार नहीं दिख रहा है, इन्होंने पद्मा जी को हाथ भी नहीं लगाया है। आप इस वीडियो से कैसे साबित करोगे कि इन्होंने ही पद्मा को मारा है? सम्राट ने फोन हाथ में वापस लेते हुए कहा, इन्होंने उसे नहीं भी मारा हो तो तुम इनसे पूछताछ तो कर ही सकते हो। इंस्पेक्टर आरिफ ने कहा, बिल्कुल, इनसे पूछताछ जरूर करेंगे। इंस्पेक्टर आरिफ ने सम्राट के फोन से वीडियो अपने फोन में भी ट्रांसफर करवा लिया। सम्राट वहां से चला गया और उसके जाते ही इंस्पेक्टर आरिफ ने इंस्पेक्टर खान को फोन मिलाया और बोला, सर सत्यमेव जयते के 2 मेंटर और एक स्टूडेंट के खिलाफ सम्राट महापात्रा कंप्लेंट करने आया था। मैं मेंटर सूरज और आत्माराम जी से आपकी वजह से मिला था, तो सोचा पहले आपको बता दूं। इंस्पेक्टर खान बोले, थैंक यू आरिफ, बहुत अच्छा किया जो मुझे इस बात की जानकारी दी। मैं सूरज जी से बात करता हूँ। इंस्पेक्टर खान तुरंत ही सूरज सर के पास गए और उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने पद्मा महापात्रा को गायब किया है? सूरज ने इंस्पेक्टर खान से पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? इंस्पेक्टर खान ने कहा, पद्मा महापात्रा का पति सम्राट महापात्रा आपके और आत्माराम के खिलाफ कंप्लेंट करने पहुंचा था। उसने अश्विन का भी नाम लिया है। सूरज सर ने इंस्पेक्टर खान को बताया, खान आपकी कैद से निकलकर भागने के बाद पद्मा ने सृष्टि पर फिर से हमला करने का प्लान बनाया था। हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद आत्माराम सर ने उसका खात्मा किया। इंस्पेक्टर खान बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा फैसला खुद कैसे ले लिया? वो हमारी कैदी थी, हम उसे पकड़ सकते थे। सूरज सर बोले, आत्माराम जी ने कहा था कि इसके सिवाय और कोई उपचार नहीं था। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, जीती जागती पिशाचिनी थी। आपकी कैद से भागने में भी सफल हो गई थी, इसीलिए हमें सब करना पड़ा। इंस्पेक्टर खान बोले, मैं इस मामले को तो देख लूंगा और रफा दफा भी कर दूंगा, लेकिन आगे से आप लोग इस तरीके से फैसले लेने से पहले एक बार मुझे जरूर बताएंगे। सूरज सर ने हामी में सिर हिलाया और इंस्पेक्टर खान वहां से चले गए। इंस्पेक्टर खान ने सत्यमेव के वेब इंचार्ज सुनील से बात की और कहा, आज तक तुमने गवर्नमेंट के लिए सारी वीडियो डिलीट की हैं, पर आज तुम्हें मेरे लिए एक वीडियो डिलीट करना पड़ेगा।
इंस्पेक्टर खान ने इंस्पेक्टर आरिफ से वीडियो का लिंक लेकर वेब इंचार्ज दीपक को भेज दिया। कुछ ही घंटों में उसने इस वीडियो को सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर एक मोबाइल से डिलीट कर दिया। सम्राट महापात्रा ने मोबाइल उठाया, लेकिन उसे वो वीडियो नहीं दिख रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी मदन से कहा, मदन मुझे वो सीसीटीवी फुटेज फिर से भेजो। मदन ने अपने मोबाइल में चेक किया और बोला, सर मेरे फोन में भी ये वीडियो अब डिलीटेड है। मदन उसे बता ही रहा था कि उसी समय उसका खबरी चमन छपरी आया और वो बोला, सर वो दोनों लोग जो आपने मुझे दिखाए थे वो उधर पढ़ाते हैं मेरॉक कॉलेज में। वो क्या कहते हैं, वो अवेकन लोग के टीचर हैं। मदन सम्राट से बोला, मेरॉक कॉलेज में अवेकन्स के लिए स्पेशल क्लासेस शुरू की गई हैं। ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड संस्था सत्यमेव चलाती है। छतरी के अनुसार वो दोनों आदमी जो हमने वीडियो में देखे थे वो मेरॉक कॉलेज के टीचर हैं। सम्राट अपने पैंट की जेब में हाथ डालते हुए कहता है, अब मैं समझा ये सारा खेल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने मेंटर और स्टूडेंट्स को बचा रही है। इनके बीच मेरी बेचारी पद्मा बलि चढ़ गई, इसीलिए इंस्पेक्टर ने भी मेरी कंप्लेंट को ठीक से नहीं सुना। अब मैं अश्विन, सृष्टि और सत्यमेव को बर्बाद करके रख दूंगा। उसने रोते हुए पद्मा की फोटो उठाई और फोटो को देखते हुए बोला, मैं भले ही ब्लैक मैजिक नहीं जानता हूँ, पर पद्मा तुम्हारी वजह से मुझे इतनी दौलत मिली है। तुम्हारा बदला लेने के लिए मेरे पास काफी संपत्ति है। सम्राट ने अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और बोला, जिन्होंने हमें तुमसे अलग किया है मैं उन्हें उनकी जिंदगी से अलग कर दूंगा। सम्राट ने अपने सेक्रेटरी मदन से कहा, मेरे अमेरिका जाने की तैयारी करो। अभी अश्विन अपनी स्पेशल एबिलिटी क्लास में था। आज प्रभाकर सर ने क्लास नहीं ली थी और वो सूरज सर की क्लास में तलवारबाजी के लिए पहुंचा। सूरज सर उससे बोले, अश्विन सम्राट सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन गया था। खान को वहीं से खबर मिली थी कि वो इस केस की जांच पड़ताल करवा रहा है। फिलहाल इंस्पेक्टर खान ने स्थिति अपने नियंत्रण में कर ली है, पर अगर पुलिस तुमसे कुछ भी पूछताछ करती है तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अश्विन ने सूरज सर से कहा, जी सर मैं ध्यान रखूंगा। सूरज सर बोले, ये सम्राट चुप बैठने वालों में से नहीं लगता है। अपने पैसे के बल पर वो किसी से कुछ भी करा सकता है। तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, तुम घर जाओ। अश्विन और सृष्टि स्पेशल एबिलिटी क्लास से वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में अश्विन सृष्टि से बोला, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ऐसे क्लासेस में? सृष्टि बोली, नहीं भाई, मुझे तो अपनी विद्या को एक नया रूप देने का मौका मिल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लैक मैजिक के साथ कुछ प्रोडक्टिव भी कर सकती हूँ। बातें करते करते उनका घर आ गया। घर में जाकर अश्विन और सृष्टि ने खाना खाया और कमरे में जाने से पहले अश्विन सृष्टि से बोला, पूरी रात प्रैक्टिस मत करती रहना, टाइम से सो जाना। सृष्टि अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, जी भ्राताश्री। अश्विन जोर से हंसा और अपने कमरे में चला गया। अश्विन तसल्ली से अपनी खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया और अपना इंटरफेस खोलकर बोला, कोमल की बदौलत बहुत सारे नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, वरना आजकल तो नेगेटिव पॉइंट्स की बहुत शॉर्टेज है। तो ऐसा कह ही रहा था कि तभी प्रभुजी गोखले का नेगेटिव पॉइंट अश्विन के इंटरफेस में ऐड हुआ। अश्विन उसका नाम देखते ही बोला, पता नहीं इस आदमी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो इसके नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स मुझे मिलते रहते हैं, पता नहीं क्यों ये हमेशा मुझसे चिढ़ा रहता है। अश्विन ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी कैमरे से खुद को देखने लगा। उसकी नजर अपने स्टार मैप पर पड़ी। बड़े सितारे को देखकर वो खुद से बोला, मैंने जितनी तेजी से अपने सारे सितारे रोशन किए हैं उसका 4 गुना समय ये बड़ा सितारा रोशन होने में लगा रहा है। भगवान ही जाने ये कभी रोशन होगा भी कि नहीं। अश्विन स्टार मैप के अंदर के छोटे सितारों को गिन रहा था, पर वो अचानक बोला, कल तक तो इसमें 12 सितारे बुझे हुए थे, एक सितारा अपने आप कैसे जल गया? अश्विन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बोला, मैंने कल से कोई फ्रूट भी नहीं खाया है, फिर ये सितारा अपने आप कैसे जगमगाया? क्या मेरा शरीर अब अपने आप ही एनर्जी पैदा कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मेरा ये बड़ा सितारा भी चल गया होता। अश्विन बहुत कंफ्यूज हो गया था और अचानक से उसे ख्याल आया और वो खुद से बोला, आज जिस वक्त प्रभुजी गोखले ने मेरे अंदर अपनी शक्तियां डाली थीं, उस वक्त मेरे स्टार मैप ने उस एनर्जी के साथ लड़ाई की थी। मुझे यकीन है कि उस लड़ाई की एनर्जी से ही ये तारा रोशन हुआ है। अश्विन खुशी से उठा और खुद से बोला, मेरा सिस्टम काफी डोमिनेटिंग है। मैं तो प्रभुजी के सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग समझता था, उसकी एनर्जी मेरी एनर्जी के सामने काफी कम है। अश्विन ने स्टार मैप को पूरी तरह रोशन करने के लिए 2 चमत्कारी फल और 3 स्टार फ्रूट खाए। उसे शरीर में गर्मी, ऊर्जा सब कुछ महसूस हुई, लेकिन कोई भी तारा नहीं जगमगाया। अश्विन गुस्से में तिलमिला गया और बोला, आखिर चाहिए क्या इस स्टार को जगमगाने के लिए? अब से मैं इसे रोशन करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। उसने बचे हुए पॉइंट से स्पिन व्हील घुमाया और उसे वापस एक चीज सैंडविच मिला। अश्विन ने उसे स्टोर से बाहर नहीं निकाला और बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आकाश को देखते हुए अपने गद्दे पर लेट गया। पिछले 3 महीनों में मौसम में बहुत बदलाव आया था। बर्फ गिरना बंद हो चुकी थी और मौसम में बहुत खुमारी थी, लेकिन अश्विन अपने शरीर में आए इस नए सिस्टम के कारण महीनों से नहीं सोया था। पूरी रात वो खिड़की पर खड़े होकर आसपास के लोगों के खर्राटे सुनकर गुजारता था। सुबह सुबह सूरज की किरणें अश्विन के चेहरे पर पड़ी तो वो कुर्सी से उठते हुए बोला, चलो दिन निकल आया है, अब मैं कुछ काम कर सकता हूँ। गाय की डेयरी से दूध लाकर टी स्टॉल की सारी तैयारी करके अश्विन कॉलेज के लिए तैयार होकर बाहर निकला और दोनों भाई बहन टी स्टॉल के लिए साथ निकल गए। अश्विन ने दूर से देखा कि उसके कुछ कस्टमर्स टी स्टॉल पर आकर खड़े थे। अश्विन ने अपने पेक्टोमैक्स पर तवा चढ़ाया और बन सेकना शुरू किया। सृष्टि ने सबको कप में चाय देना शुरू किया। सारी चाय और बन कुछ ही देर में खत्म हो गए। उन्हें थोड़ी दूर से बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। अश्विन सृष्टि से बोला, लगता है किसी की लड़ाई हो रही है। सृष्टि ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो वहां बहुत सारी भीड़ जुटी हुई थी। वो अश्विन से बोली, हाँ भाई,
वहां बहुत भीड़ भी है। अश्विन और सृष्टि ने मिलकर टी स्टॉल का सामान समेटा और भीड़ की तरफ गए। अश्विन आगे पहुंचा तो देखा पंकज अपने से 4 गुना ज्यादा वजन के लड़के गजेंद्र को अपशब्द कह रहा था और उसे चैलेंज कर रहा था। सृष्टि बोली, भाई मैंने इसे ऐसी क्लास में देखा है। अश्विन बोला, ये दूसरे सेक्शन का लड़का है पंकज, हमारे स्कूल में सबसे पहले यही अवेकन हुआ था, ये गजेंद्र को आराम से उठाकर फेंक देगा। पंकज गजेंद्र से बोला, तेरी सिर्फ बॉडी ही बड़ी है, बाकी ताकत तो तुझमें है नहीं मोटे। गजेंद्र को गुस्सा आया और वो पंकज से बोला, ठीक है तो लड़कर देख ले, पता चल जाएगा कि किसमें कितनी ताकत है। पंकज ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अश्विन खुद से बोला, आज गजेंद्र पिटेगा, इसे तो मैं ही उठाकर फेंक देता, पंकज तो मुझसे ऊपर की कैटेगरी का वेगन है। चारों तरफ के लोग जोर जोर से हु हल्ला कर रहे थे। गजेंद्र की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और पंकज उस फैन फॉलोइंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अश्विन खुद से बोला, ये गोखले की शक्ति का भौकाल है और कुछ नहीं। सृष्टि अश्विन से बोली, भाई मुझे बिल्कुल शौक नहीं है मारधाड़ देखने का, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी इसलिए मैं जा रही हूँ। सृष्टि भीड़ में से निकलकर घर की तरफ चली गई। आधे से ज्यादा भीड़ गजेंद्र के नाम के नारे लगा रही थी। गजेंद्र ने जैसे ही उसे पंच मारने के लिए हाथ उठाया, पंकज ने उसे दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और दूर फेंक दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को भी विश्वास ही नहीं था कि दुबला पतला लड़का इतने भारी शरीर के लड़के को उठाकर फेंक देगा। कई लोग पंकज का विरोध करने लगे और कहने लगे कि वो एक अवेकन है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। पंकज सबके सामने अपनी शक्तियों की आजमाइश नहीं कर सकता था। ये स्पेशल एबिलिटी क्लास का रूल था और ना ही अपने सीक्रेट को पब्लिक कर सकता था, वरना राहुल की तरह स्पेशल एबिलिटी क्लास से निकाल दिया जाता। पंकज ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, मैं एक वेट लिफ्टर हूँ और गजेंद्र से भी ज्यादा वजन उठा सकता हूँ। भीड़ में विशाल, मनन और कोमल भी खड़े थे। वो भी चुपचाप खड़े रहे क्योंकि पंकज का सीक्रेट उनका भी सीक्रेट था। थोड़ी देर में भीड़ छटने लगी और पंकज कोमल के गले में हाथ डालता हुआ कॉलेज के अंदर चला गया। अश्विन ये सब दूर से देख रहा था और हंसते हुए वो खुद से बोला, ये पंकज किसी का सगा नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इसे तो राजनीति में होना चाहिए, कहाँ झापड़ दिखाना है और कहाँ दोनों हाथ जोड़ने हैं, ये कला इसे बखूबी आती है। अश्विन भी उनके पीछे पीछे कॉलेज में चला गया। पंकज विशाल और कोमल के गले में हाथ डालकर जोर से चिल्लाने लगा, एक दिन तुम सब मेरी तरह शक्तिशाली बनोगे, तुम भी ये कर सकते हो। अश्विन उनके पीछे चल रहा था और अपने मन में सोच रहा था, ये पंकज कितना शो ऑफ करता है। पंकज ने तभी पलटकर पीछे देखा। अश्विन उसे देखकर स्माइल कर रहा था। अश्विन को देखते हुए वो कैंपस के बीचों बीच तेज आवाज में बोला, भाइयों और उनकी बहनों, मुझे लगता है कि सबको अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए कम से कम एक बार तो अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी से लड़ना ही चाहिए, जैसे कि अभी अभी मैं लड़कर आया हूँ और जीत कर भी आया हूँ। पंकज के आसपास खड़े उसके चमचे जोर जोर से पंकज पंकज के नारे लगाने लगे। अश्विन को ये सब बहुत ही बचकाना लग रहा था, पर वो ये सब एंजॉय कर रहा था। पंकज बोला, विशाल, कोमल, मनन, कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है ताकि तुम्हारी शक्तियां कितनी हैं तुम्हें पता चल सके। वो तीनों बिना बात लड़ने से बचने के लिए भीड़ में पीछे चले गए। पंकज एकदम से अश्विन की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, ये तो अश्विन भी कर सकता है, क्यों अश्विन, कर सकते हो ना? अश्विन हंस के बोला, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। पंकज खुद से बोला, इसे अपने बेवजह के घमंड से आज मैं छुटकारा दिलाऊंगा, बहुत खुददारी है इसमें, इसे छठी का दूध याद नहीं आया तो मेरा नाम भी पंकज नहीं। पंकज ने भीड़ में खड़े अपने चमचे सुरेंद्र को इशारा किया। वो जल्दी से 2 कुर्सी और एक टेबल लेकर आया। पंकज कुर्सी पर बैठ गया और टेबल पर हाथ रखते हुए अश्विन से बोला, चल पंजा लड़ाकर देख लेते हैं कि तुझमें कितनी ताकत है। अश्विन ने तुरंत अपना बैग जमीन पर रखा और सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गया। कोमल विशाल से बोला, ये तो गलत बात है, पंकज 1 सेकंड में हरा देगा मेरे माचो मैन को। विशाल बोला, अश्विन की भी तो मत मारी गई है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी। कोमल बोला, बेशक उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ गई है, लेकिन वो ई लेवल के अवेकन को नहीं हरा सकता। सुरेंद्र अश्विन और पंकज की टेबल के पास खड़ा हो गया। अश्विन और पंकज ने एक दूसरे के हाथों पर पकड़ बनाई। सुरेंद्र बोला, 1 2 एंड स्टार्ट। स्टार्ट बोलते ही टेबल पर ठक की आवाज आई और सारे स्टूडेंट्स पंकज और अश्विन को देखते रह गए। क्या होगा अश्विन और पंकज के आपस में पंजा लड़ाने का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ पॉकेट एफएम पर।